आप हमको बताना है जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे? क्या बिहार। बताएंगे? बिल्कुल बिहार। बिहार बिहार है, बिहार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा बिल्कुल आंध्र बिहार के प्रदेश। बिहार के अच्छा, दूसर डेवलपमेंट का कमिश्नर। जाति जनगणना आंध्र करने वाला प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। बिहार सरकार ने डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए। इस गणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। इसमें सभी पार्टियां मतलब क्या थी, शामिल था। थी। इसके बाद बिहार सरकार 2 चरणों में जाति आधारित जनगणना करवाई। कितने चरणों में करवाया? तो 2 चरणों में करवाया, ठीक है। इसमें जातियों की आबादी और सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकड़ा जुटाया गया। हालांकि इस आंकड़े के बाद में इस आंकड़े को बाद में जारी किया जाएगा, मतलब ये पहले का है, मतलब जारी कर दिया गया है। वर्तमान में जातीय धार्मिक वर्ग की आबादी का आंकड़ा जारी किया गया है, ठीक है। क्या क्या चीजें जारी की गई तो उसमें से देखेंगे, ठीक है। देश में पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? देश में पहली बार जातीय गणना कब हुई थी, क्या बताएंगे? 1931 की जनगणना। हम्म 1931 में जनगणना हुई थी, ठीक है, वर्ष 1931 में, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया ने, ठीक है, पहली जातीय जनगणना करवाई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जनगणना में जातिगत आबादी का आंकड़ा नहीं जुटाया गया, ठीक है। हालांकि वर्ष 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ठीक है, हुई, ठीक है। भारतीय जनगणना हाँ। भारतीय जनगणना भारतीय आबादी को दर्शाती है, जबकि एसईसीसी का उद्देश्य जाति की आर्थिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति को अपनाना मापना था। एसईसीसी का अभी तक आधिकारिक डाटा पब्लिश नहीं किया गया, मतलब 2011 में सरकार ने जो, ठीक है, एसीएस का डाटा जो प्राप्त किया उसको सरकार ने मतलब क्या किया, जारी नहीं किया, ठीक है। 2011 में भी सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस तो करवाई थी, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है एसीसीसी, लेकिन सरकार ने उसका डाटा जारी नहीं किया। हालांकि इसे आर्थिक डाटा को जारी किया गया। 2011 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई, 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। कई दलों की मांग है कि इसे जातीय आंकड़ा जुटाया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे दल ने वो कह रहा है, मतलब 2021 का जब जनगणना हो तो सरकार जातीय आंकड़ा को क्या करे, जुटाए। आप देखा हमें जातीय जनगणना से फायदा क्या होगा, जातीय जो गणना हो इससे क्या फायदा होगा, तो अलग अलग जातियों की शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के हालातों का पता चलेगा। इसके अलावा लोगों के लिए सही पॉलिसी लाई जा सकेगी। वर्ष 1980 में मंडल कमीशन के सामने सबसे बड़ी समस्या ओबीसी की संख्या को लेकर थी, क्योंकि आखिरी बार जाति का जनगणना 1931 में हुई थी। 1980 में एक कमीशन बना था जिसको बोलते हैं मंडल कमीशन। क्या बोलते हैं उसको? मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। मंडल कमीशन ने ही मतलब अनुशंसा की थी से ओबीसी जाति को मतलब कितना देश का जनसंख्या, सॉरी, देश में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए, 27% आरक्षण की बात की थी। हालांकि 1980 में लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया था 1990 में। कब लागू किया गया था? 1990 में। 1990 में लागू किया गया था विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने, ठीक है। इसके अनुसार, ठीक है, आबादी देश का 25, मतलब 1931 में जब जनसंख्या जब काउंट जब किया गया ना, तो इसके अनुसार ओबीसी की बात करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो बात करेंगे, तो उसमें 52% जनगणना थी। तब मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना के आधार पर अपनी सरकारी रिपोर्ट को दी, ठीक है। इसके आधार पर देश में ओबीसी को शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण लागू किया गया था, ठीक है। बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक नीति इस आंकड़े के प्रभावित थी। आपको पता होना चाहिए मंडल कमीशन के रिपोर्ट से पहले भी बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था, ठीक है। उसको कौन सा बोलते हैं, कौन सा समिति बनाया गया था? मुंगेरी लाल कमेटी। ये आ गया एग्जाम में, ठीक है। मुंगेरी लाल समिति, क्या बोलते हैं? मुंगेरी लाल समिति, कमेटी कमेटी बना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिसमें ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही थी। कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था? 26% ना, सही बात है। 26% आरक्षण दिया था, ठीक है। हाँ, आप कहते हैं बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी है, तो क्या बताएंगे? 13.07। बिल्कुल ठीक है। तो इसका आबादी कितना हो जाए? 13.07 करोड़, ठीक है। 13,07,25,310 है, ठीक है। 2011 की जनगणना के बाद बिहार की आबादी की बात करेंगे तो 10,40,00,000 थी, लेकिन 2023 की आयोजित बिहार जाति आधारित गणना में यह आंकड़ा बढ़कर मतलब कितना हो गया? 13,07,00,000, सॉरी, 13.07 करोड़ हो गया है, ठीक है। मतलब 13,07,25,310। बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार हिंदू धर्म का आबादी का प्रतिशत कितना है? हिंदू की आबादी राज्य में कितना प्रतिशत है? तो लगभग 82% के आसपास है। 81.99% इंपोर्टेंट डाटा है, ध्यान में रखिएगा। कितना प्रतिशत है?
81%। 81.99%। इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की संख्या की बात करेंगे। बिहार में हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की संख्या 10.71 करोड़ है। टोटल की संख्या की बात करेंगे कितना था, 82% के आसपास होगा, 81.99% है। ठीक है, टोटल नंबर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81.71 करोड़। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखिएगा। बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की आबादी का कितना प्रतिशत इस्लाम धर्म मानता है? ठीक है, तो 17.7%। ठीक है, इस्लामों की संख्या कितनी है, 17.7%। ठीक है, हिंदुओं की संख्या की बात करेंगे 81.99। मुसलमानों की संख्या की बात करें कितना, 17 कितना प्रतिशत, 70%। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। बिहार में इस्लाम धर्म मानने वाले की कुल संख्या की बात करें 2.31 करोड़ है। कितना करोड़ है, करोड़ में अगर जाएंगे तो कितना करोड़ है, तो 2.31 करोड़ है। ऐसे परसेंटेज में बात करेंगे तो 17 कितना परसेंट है, 7% है। ठीक है, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको रटिए। ठीक है, हिंदू की संख्या की बात करेंगे कितना है, 81.99%, जो कि 10.71 करोड़ जनसंख्या के बराबर में है। इस्लाम की संख्या कितनी है, आपका दरोगा मेंस वगैरह का एग्जाम होगा, उसमें से जातिगत आरक्षण से एक प्रश्न तो जरूर पूछेगा, क्योंकि इस बार दिखा गया बिहार से भी प्रश्न पूछेगा है। सर कल जो करेंट से बहुत क्वेश्चन आपके जो पढ़ाए थे उससे बहुत क्वेश्चन आया है। हाँ, ये जो कल एक्साइज वाला दरोगा नहीं हुआ, उसमें लगभग 5 क्वेश्चन, अब 6 क्वेश्चन आप पढ़ाए ना, वो था। अरे लड़ेगा ही, हम क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन लड़ेगा कहाँ से आएगा। ठीक है, जितना पढ़ा देते उसी सबसे आएगा, चिंता मत कीजिए। मेंस के लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ, मेंस के लिए पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए दरोगा के लिए। मेंस के मेरे क्लास से लगभग 50% क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। ठीक है, प्रीलिम्स में आया था ना, मेंस में भी आएगा। ठीक है, कुछ प्लान करते हैं। ठीक सर। ठीक है, इस्लाम की बात करेंगे तो कितना परसेंट, 17.7% है, जो कि 2.31 करोड़ के बराबर है। ईसाई की जनसंख्या की बात करेंगे तो इसका नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कम है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे मतलब इतना 2146 लोगों का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, मतलब 2146 लोगों ने बोला सो भाई साहब मेरा कोई धर्म नहीं है, नास्तिक है ये लोग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैनों की संख्या 12.523 है, बस ये ध्यान में रखिए। दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा धार्मिक बात करेंगे, धर्म की बात की इस्लाम है, जहां पे 2.31 करोड़ जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी का कितना प्रतिशत आबादी है, ईबीसी। ईबीसी देखिए, ओबीसी कैटेगरी में 2 को बनाए, ओबीसी है एक ईबीसी है। ईबीसी क्या होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी का होता है पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ईबीसी की जनसंख्या कितना है, 36.01%। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग का 4.7 करोड़ जनसंख्या आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है। बिहार में बात करेंगे पिछड़ा वर्ग, बीसी की जनसंख्या कितना है, तो ये 27.12% है। अब 36 दशमलव तो हो गया ईबीसी का, जीरो का इधर कितना हो गया, 27.12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 713, 63% जनसंख्या हो जाता है। ठीक है, 63% जनसंख्या किसका हो गया, तो ध्यान में रखिएगा टोटल ओबीसी का मिला के हो जाता है। ठीक है, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति कितना है, तो 19.65% जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बिहार में अनुसूचित जाति आपको देखने को मिलेगा। कितना परसेंट अनुसूचित जाति, 19.65%। अनुसूचित जाति बिहार में कुल 3.54 करोड़ है, मतलब कुल अनुसूचित जाति की आबादी हो गया, जो कि परसेंटेज की बात करें 19.65% है। आगे की बात करें, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत एसटी है, एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, कितने हैं, जनजाति आबादी बिहार में कितना है, मात्र 1.68% है, मात्र कितना, 1.68% है। अगर इसको अगर टोटल अगर लाख में अगर मापे तो लाख में कितना जनसंख्या बिहार में एसटी का है, तो क्या बताएंगे, 21.99। ठीक है, कितना है, अप्रॉक्स 22 लाख। ठीक है, और हिंदुओं की जनसंख्या कितना था, 81.99। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लाख की बात 81.99% हिंदू है, और वही अगर बात करें अनुसूचित जाति के कुल आबादी की बात 21.99 लाख है, अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 1.68 है। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनारक्षित है, ईडब्ल्यूएस कितना है, 15.52%। बिल्कुल 15.52% जो ईडब्ल्यूएस है। आरक्षण की बात करेंगे तो 10% का आरक्षण इनको सरकार ने दे रखा है। ठीक है,
अनारक्षित की बात है, ईडब्ल्यू एस शामिल है कुल आबादी कितना 2.02 करोड़। किस वर्ग का कितना आबादी है उस पर हम बात कर लेते हैं। अति पिछड़ा वर्ग का आबादी ठीक है 4.70 करोड़, टोटल 36.01%। पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे 27.12, ठीक है ध्यान में रखेंगे। बहुत बड़ी जनसंख्या पिछड़ा वर्ग का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जोड़ देते हैं तो टोटल आपको 63% जनसंख्या आपको यही देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति 19.65 है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 1.68 है। अनारक्षित की बात करेंगे ठीक है, अनारक्षित ठीक है, अनारक्षित मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 15.52% है ठीक है। नोट, पिछड़ा वर्ग ठीक है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग केंद्रों में ओबीसी पिछड़ा वर्ग कहा जाता है ठीक है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग को केंद्र में ओबीसी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। अगर आप बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, आप केंद्र में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई कैटेगरी नहीं है, भले ही आपका कैटेगरी बिहार में ठीक है ईबीसी का है, लेकिन आप केंद्र में जब फॉर्म भरेंगे आप ओबीसी में ही आओगे ठीक है। दोनों को मिलाएंगे, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग का टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 63.14 बिल्कुल 63.14 हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एससी और एसटी सबको मिला देते तो जनसंख्या कितना हो जाता है 84.48% हो जाता है। अब मंडल आयोग ने जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, पूरे देश में ओबीसी का आबादी कितना प्रतिशत बताया था, 52% बताया था। कितना प्रतिशत बताया था, 52% बताया था। कब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1980 में रिपोर्ट की थी प्रस्तुत। लेकिन मंडल कमीशन के रिपोर्ट के अनुशंसा में 27% आरक्षण कब दिया गया था, 1990 में 90। बहुत सुंदर, 1990 में दिया गया था, आप इसे ध्यान में रखेंगे ठीक है। बिहार में कितना आरक्षण नौकरियों में मिल रहा है ठीक है, तो ध्यान में अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी की बात करेंगे 18%, बीसी की बात करेंगे 12%। अगर दोनों को जोड़ देते तो दोनों का कितना प्रतिशत पात्र, 30% आरक्षण मिलता है, जबकि इनकी जनसंख्या कितनी है 63.14% जनसंख्या है। आरक्षण कितना मिल रहा है, 30% मिल रहा है। अब बात करेंगे ठीक है हिंदू अग्री जाति जिसमें ब्राह्मण भूमि या राजपूत कास्ट आते हैं, इनकी जनसंख्या की बात, इनकी कुल आबादी कितनी है 11.6% है। इनको मतलब 11.6% इनकी आबादी है। पिछड़ी जाति ओबीसी की जाति की बात करेंगे तो इनकी आबादी 63.14% के आसपास है। बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में किस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको यादव की है ठीक है। यादव की जनसंख्या के बाद 1.86 करोड़ आबादी है। बिहार की कुल आबादी का लगभग 14.26% की बात करेंगे तो आपको यादव आपको देखने को मिलता है, जो कि एक सबसे बड़ी आबादी बंद करने के लिए ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपसे किस जाति की कितनी आबादी है, तो सबसे ज्यादा की बात करें यादव है ना। तो जाति का आबादी का दिया हुआ हटाइए, इस पे क्या बात करूं, लेकिन ध्यान में रखिएगा सबसे अधिक आबादी यादव का है 14.2 करोड़, जो कि 1.8 करोड़ के बराबर है ठीक है। हिंदू अग्री जाति में याद कर ले, हाँ सबसे कम सबसे ज्यादा देख ले ठीक है। हिंदू वाले की सबसे कम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे भी है जो बोलेंगे हम किसी जाति के ही नहीं है, जैसा उसमें किसी धर्म का नहीं था तो किसी धर्म का नहीं था तो किसी जाति का भी नहीं हो सकता है। हिंदू अग्री जाति की बात करेंगे तो इनकी जनसंख्या, इसमें ब्राह्मण भूमि या राजपूत कास्ट की जनसंख्या 11.6% है, ओबीसी की 63%। आप चलेंगे हिंसाग्रस्त किस राज्य में ठीक है, पहाड़ी जिलों के अशांत क्षेत्र घोषित करने के सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम ठीक है, आपसा लगाया गया, बताइए कहाँ पे लगा आपसा, मणिपुर लगा हुआ बिल्कुल मणिपुर में लगा ठीक है। मणिपुर में किन दो जातीय समूह के बीच में आपको संघर्ष देखने को मिला था, क्या बताएंगे, कुकी और मैतेई, कुकी प्लस मेइती के बीच में ठीक है, ये संघर्ष आपको देखने को मिला था ठीक है। मणिपुर सरकार ने इम्फाल घाटी के 7 जिलों में ठीक है 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आपसा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे बात करेंगे मार्शल लॉ जो लगता है ठीक है, मार्शल लॉ जो लगता है हमारे संविधान के, मार्शल लॉ हमारे संविधान में परिभाषित किया गया कि नहीं किया गया है, तो मार्शल लॉ के समय कौन कौन कानून को भंग कर दिया जाए, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित है, नहीं परिभाषित है। तो चलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ है कि नहीं है, मार्शल लॉ नहीं है, नहीं कैसे है, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की बात करता है ठीक है। आर्टिकल 34 फंडामेंटल राइट के 12 से 35 तक पढ़ोगे तो उसमें 34वां नंबर आर्टिकल जो है मार्शल लॉ की बात करता है। लेकिन मार्शल लॉ के समय किस तरीके की शक्तियां को समाप्त की जाएगी, किस प्रकार का फंडामेंटल राइट हो जाएगा, लेकिन कौन कौन सा फंडामेंटल राइट जाएगा इसके बारे में किसी प्रकार का आर्टिकल्स में उल्लेख नहीं है ठीक है। मार्शल लॉ के दौरान ठीक है सैनिक शासन लगेगा ठीक है,
आर्मी की रूल होगी, लेकिन आर्मी डिसाइड करेगा समझ लो क्या क्या चीज करना नहीं करना है। पूरे पावर आर्मी के पास होता है, ठीक है। इसको संविधान में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन 34 की बात करेंगे तो मार्शल लॉ की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। समझ गए? यस सर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसे आप याद रखेंगे। 12 से लेकर 35 तक आपका एक एक आर्टिकल्स याद होना चाहिए। 36 से 51 तक आपका एक एक आर्टिकल्स याद होना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। मणिपुर सरकार का यह फैसला कि अक्टूबर 2023 से, ठीक है, लागू होकर ये 6 महीने तक चलेगा। मणिपुर में सितंबर में फिर हिंसा मतलब हरकी। कैसे होता है? तो मणिपुर में जुलाई से लापता 2 स्टूडेंट की डेड बॉडीज की, ठीक है, तस्वीरें सितंबर 2023 की है, ठीक है, सामने आने के बाद फिर हिंसा भड़क गई। 27 सितंबर 2023 को राजधानी इंफाल सहित कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने, ठीक है, थाउबल जिले में, ठीक है, भाजपा कार्यालय में आग लगा दिया। इंफाल में भाजपा अध्यक्ष के घर पे भी हमला किया गया और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला जलाया गया, ठीक है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। अब आते हैं मणिपुर में आफ्सपा, ठीक है, AFSPA आफ्सा कहते हैं, इसका मतलब विस्तार किया गया। वहां आदिवासी समुदायों का मतलब क्या है? वर्चस्व है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सरकार का यह फैसला सेना की मांग के बाद आया। सैन्य अधिकारियों का कहना था कि आपसा की अनुपस्थिति में विद्रोही समूहों के खिलाफ ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न की है। कई वर्षों की शांति के बाद जातीय हिंसा की मौजूदा लहर के दौरान उग्रवादी समूह ने राज्य में फिर से मतलब पैर जमा लिया है। राज्य ने 3 मई 2023 को, ठीक है, बहुसंख्यक मैतई, यहाँ पे राज्य में संघर्ष जो हुआ, कुकी और मैती के बीच में संघर्ष हुआ, इसमें से बहुसंख्यक सदस्य कौन है? तो क्या बताएंगे? मैतई, ठीक है, जनजातीय समूह कुकी के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद कम से कम 175 लोग मतलब मारे गए, ठीक है। बात करेंगे मणिपुर में राज्य पुलिस के अलावा सेना सहित लगभग 40,000 केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया, ठीक है। CRPF को तैनात कर दिया गया 40,000, ठीक है। 175 लोग मारे गए, ठीक है। 2 बीचों के बीच में संघर्ष हुआ है, कुकी था, एक मैती था, जिसमें से मुख्यतः बहुसंख्यक समुदाय की बात करें तो मैती था, ठीक है। मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद सितंबर 2023 में फिर हिंसक हो गया? मतलब मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद था जो कि फिर से मतलब हिंसक हो गया? तो क्या बताएंगे? मेघालय और असम के बीच में। किसके बीच में? तो मेघालय और असम के बीच में। असम और मेघालय के बीच में सीमा विवाद एक बार फिर से हिंसक हो गया है, ठीक है। 26 सितंबर 2023 को बॉर्डर के पास स्थित एक गांव में ताजा झड़प हुई, ठीक है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के धनुष बाण और गुलेल से हमला किया। शुक्र मनाइए हथियार नहीं था। धनुष बाण और गुलेल से एक दूसरे पे हमला किया। यह भिड़ंत मेघालय के पश्चिम जैंतिया हिल्स, कौन सा हिल? जैंतिया हिल। जैंतिया जनजाति भी आपकी मेघालय की जनजाति है, पता होना चाहिए। और असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के बीच सीमा पे स्थित है, ठीक है, लपांग गप गांव में, ठीक है, ये घटना हुई। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दोनों राज्यों को पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल का दौरा करने और स्थानीय लोगों को शांत करने के बाद स्थिति को मतलब नियंत्रण में लाया गया, लेकिन हालात तनावपूर्ण रही क्योंकि दोनों राज्यों के पुलिस बलों ने ग्रामीणों को उस स्थान पर एकत्र होने से रोक दिया जहां झड़प हुई थी। दोनों राज्यों के CM ने इस मामले पर अक्टूबर में मीटिंग करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इससे पहले भी खूनी झड़प हो चुकी है। 2022 में भी खूनी झड़प हुई थी। असम मेघालय दोनों के बीच में सीमा विवाद है। असम मेघालय के इस तरह की हिंसक घटनाएं लगातार होती रहती है। अगर मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में अगर सीमा विवाद अगर होगा किसी चीज को लेकर, इसको सुलझाने के लिए कौन है? हमारा संसद है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, फिर प्राइम मिनिस्टर को खुद ही आना पड़ता है इन चीजों को देखने के लिए। गृह मंत्रालय क्या होगा? गृह मंत्रालय की संसद होगा, सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय, ठीक है। कौन आएगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, ठीक है, सीमा विवाद को सॉल्व करेगा। जी सर। आपने देखा भी होगा से मतलब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह भी जाते हैं सीमा विवाद के दौरान, ठीक है, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। 2022 में बॉर्डर पर एक विवादित जमीन पर, ठीक है, मुकरोह में गोलीबारी की घटना में मेघालय के 5 और असम पुलिस सहित कम से कम 6 लोग मारे गए थे। असम मेघालय सीमा विवाद की बात करें, ब्रिटिश भारत के दौरान अविभाजित असम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम शामिल थे। असम जो था उसमें बात करें कौन कौन शामिल था, ठीक है, नागालैंड शामिल था, अरुणाचल प्रदेश से शामिल था, मेघालय शामिल था, मिजोरम शामिल था। मेघालय को 1972 में असम से अलग कर दिया गया। 1969 में असम रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, असम रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम के अनुसार इनकी सीमाओं का सीमांकन किया गया। तब से सीमा की एक अलग व्याख्या की गई थी, ठीक है। इसी सीमा का अधिकार क्षेत्र को लेकर दोनों राज्यों में हमेशा मतलब क्या होता है? विवाद की स्थिति बनी हुई रहती है।
अब यहाँ पे चलेंगे और क्या क्या चीजें निकल कर। असम इन राज्यों में भी विवाद है, ठीक है। असम का बात करेंगे, मेघालय के अलावा असम का, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के साथ भी सीमा विवाद है, क्योंकि सारे के सारे कभी किसका हिस्सा रहे थे, किसका हिस्सा रहे थे, सारे के सारे, सारे के सारे असम का। असम का हिस्सा रहे थे। बाद में असम से अलग हो गए, तो फिर जाके इनके साथ विवाद देखने को मिलता। लेकिन ताजा विवाद आपको ध्यान में रखना, असम का किसके साथ हुआ, मेघालय के साथ हुआ। बात करेंगे असम के मेघालय के साथ हुआ, ठीक है। असम मेघालय ने मार्च में सीमा विवाद समझौता किया। असम और मेघालय ने, ठीक है, 29 मार्च 2022 को समझौता हुआ था। दोनों राज्यों ने 885 किलोमीटर की सीमा के 12 सेक्टरों पर 6 में सीमा विवाद को सुलझा लिया। उस वक्त असम के मुख्यमंत्री, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा साहब, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा साहब और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यही मैं बता रहा था, अमित शाह साहब उपस्थित थे, ठीक है। अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। इस एग्रीमेंट के तहत असम और मेघालय के 12 में से 6 मुद्दों का निपटारा हो चुका है और दोनों राज्यों के बीच लगभग 70% बॉर्डर विवाद मुक्त हो चुका है। ILP, ठीक है, क्या था ILP प्रणाली में 4 राज्यों का सीमा विवाद है, ठीक है। ध्यान में, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनर लाइन परमिट, ठीक है, बहुत सुंदर, ये बहुत, यही आर्टिकल से रात में कंफ्यूज कर रहा था। इनर लाइन परमिट क्या होता है, इनर लाइन परमिट होता है कुछ जनजातीय क्षेत्र वाले राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है। मतलब अगर आपको इन राज्यों में जाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लक्षद्वीप सब कर रहा है, लक्षद्वीप में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। लक्षद्वीप इनर लाइन परमिट के अधीन आता है, वहां पे इनर लाइन परमिट लागे, आप लक्षद्वीप में जाओगे तो सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इनर लाइन परमिट की बात का ब्रिटिश कालीन कानून है, ठीक है। इनर लाइन परमिट की बात करेंगे, ब्रिटिश कालीन कानून है। कब आया था इनर लाइन परमिट, 1860 बता सकते हैं? सही आंसर नहीं आया। 1873, 1872, 1874, 1875, बताइए। 72। 1872। 1873 में, ठीक है। कब आया था इनर लाइन परमिट, कब था? 1873 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब आया था इनर लाइन परमिट? 1800। आप बोलेंगे कौन कौन से राज्य इनर लाइन परमिट के अधीन आता है, तो ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, मिजोरम में इनर लाइन परमिट लगा हुआ है, नागालैंड में इनर लाइन परमिट है, मणिपुर में इनर लाइन परमिट है, लक्षद्वीप में इनर लाइन परमिट है, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पे लद्दाख में भी इनर लाइन परमिट आपको देखने को मिलता है। ये एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पे रहने वाले जनजाति लोग हैं, आप लोग जाइएगा वहाँ पे पार्टी कीजिएगा, पार्टी करने को जोर जोर से स्पीकर बजाइएगा, कुछ ऐसा काम कीजिएगा जनजातीय हित को नुकसान होगा। इसलिए ब्रिटिश ने एक ऐसा कानून बनाया 1873 में, जिसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट बोलते हैं। मतलब अगर इनके क्षेत्र में आप जाने से पहले आपको अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। देखिए ब्रिटिश कितना तेज थे, इनर लाइन परमिट में भारतीयों को जाने से तो रोक दिया, लेकिन ईसाई मिशनरी को जाने के लिए परमिशन दे दिया, ताकि ईसाई मिशनरी जाके मतलब आप क्या करें, धर्म परिवर्तन करवा सके। सबसे पहले इनर लाइन परमिट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अलाउ किया गया था 1873 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इनर लाइन परमिट प्रणाली को 4 राज्यों में सीमा विवाद है, ठीक है। कहां पे है, तो ध्यान में रखेंगे, कम से कम 4 राज्यों में सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इस सब में तो इनर लाइन परमिट है ना। मैंने एक एक्स्ट्रा क्या बताया, लक्षद्वीप, क्या बताया एक एक्स्ट्रा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है, इसके बिना बाहर का कोई शख्स इन राज्यों में नहीं पहुंच सकता, आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वो परमिट एक लिखी अवधि तक होती है, वहां रुक सकता है, लेकिन उन राज्यों के लोग बिना रोक टोक के असम में आवाजाही कर सकते हैं, ठीक है। आप वहां पे जाओगे, आप रुक तो सकते हो, लेकिन एक लिख के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप पूरे राज्य में इनर लाइन परमिट नहीं होता, अब ऐसा नहीं असम में घुसने के लिए आपको इनर लाइन परमिट कहेंगे। असम का कोई एक हिस्सा होगा जहां पे इनर लाइन परमिट लगा होगा, ठीक है। जहां पे आपको जाने के लिए आपको लिखित रूप से देना पड़ेगा से हाँ हम क्यों आए हैं, कितने दिन तक आप रहेंगे, आपका उद्देश्य क्या है आने का। हाँ, सरकार आपको रोक भी सकती है, नहीं आपको नहीं जाना है, ठीक है, माहौल ठीक नहीं है, ठीक है, इस आधार पे, ठीक है। एक छोटा सा एक रसीद वगैरह कटवाना पड़ता है, 20-25 रुपए का आई थिंक आता है, वो कटवा के आप इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कितने वक्त के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार, जिसको आपसा कहते हैं, ठीक है, विस्तार सितंबर 2023 में कर दिया, ठीक है। 6 महीने तक कर दिया है, कितने महीने तक कर दिया है, 6 महीने तक आपसा का मतलब यहाँ पे आपको विस्तार आपको देखने को मिला है। कानून का विस्तार 1 अक्टूबर 2023 से, ठीक है, 6 महीने के लिए किया गया। नागालैंड के किन इलाकों में आपसा लगा है, गृह मंत्रालय की तरफ से आपसा गृह मंत्रालय लगाएगी, ठीक है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है, नागालैंड के दीमापुर में, न्यूलैंड में, चुमो के दीमा में, मोन में, किफरे में, नोकलाक में, फेक में, पेरेन जिला और
ठीक है, खुजामा में, कोहिमा के उत्तर, कोहिमा दक्षिण क्षेत्रों में, कोहिमा जिले के जुबजा में, ठीक है, केजोना पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में आपसा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आपसा क्या होता है? तो एक तरह से आपसा एक सैनिक कानून होता है। सैन्य बल को बहुत अधिक पावर दिया जाता है। ठीक है, लोगों का फंडामेंटल राइट, थोड़ा सा मतलब राइट टू प्राइवेसी वगैरह समाप्त हो जाता है। अब बोलोगे सर राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? तो बिना आपके, ठीक है, सर्च वारंट आपके घर का कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब आपसा लगेगा तो पुलिस कभी भी किसी भी वक्त घर में घुस के सर्च वारंट कर सकती है। तो राइट टू प्राइवेसी का हनन हुआ कि नहीं हुआ? अरुणाचल प्रदेश के किन इलाकों में आपसा लगा है? ध्यान में रखेंगे तो नामसाई जिला, नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर, चौखम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र वाले आने वाले इलाकों में आपसा लगा। अब आपसा क्या होता है? देखिए, आपसा बहुत ही खतरनाक कानून है एक तरह से अगर देखा जाए तो। जिन क्षेत्रों में लगता है आपसा, ठीक है, थोड़ा डेंजरस कानून की श्रेणी में आपसा आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या है। तो आपसा क्या है तो इसके बारे में जरा बात करेंगे। तो आप देखोगे तो ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए 15 अगस्त 1942 को आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस जारी किया था। तो आपसा को कब जारी किया गया था बताइए? 1942 15 1942 में जारी किया गया। बताइए, हम लोग अपने नागरिक पे आपसा लगाते हैं, ब्रिटिश कालीन कानून लगाते हैं, कहते हैं देश हमारा आजाद हो चुका है। ठीक है, कब का कानून है आपसा? ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो बहुत सारी चीजें जब हो रही थी तो इसको दबाने के लिए आपसा आपको लाया गया था। ठीक है, आपसा का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस होता है। क्या होता है? एक्ट हो गया है अब। ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस होता है, अब एक्ट हो गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब लाया गया था? 1942 में लाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारी गतिविधि को दबाने के लिए। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। देखिए, आजकल जो प्रश्न में जो एग्जाम का जो प्रकृति हो गया ना, ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्मली बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को करंट अफेयर जो करेंगे, ठीक है, हम तो नॉर्मल ये करंट अफेयर्स में पूरा करवाऊंगा ही, लेकिन प्रतिदिन जो थोड़ा डेली वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ही आपकी चीजें सही रहेगी। ठीक है, आपसा का फुल फॉर्म याद रखिए। 1942 में सबसे पहले 15 अगस्त को लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, हाँ 9 अगस्त या फिर 9 अगस्त या फिर 8 अगस्त। ठीक है, अब चलेंगे आप। हाँ, ये 4 ऑर्डिनेंस के लिए आधारशिला बना। ठीक है, जिसमें से एक असम, असम डिस्ट्रिक्ट एरियाज, जिसे 1947 में विभाजन प्रेरित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किया गया। ठीक है, 1955 में असम डिस्ट्रिक्ट एरियाज एक्ट आया। माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, 1958 में आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट के नागा पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह को निपटने के लिए 1955 के डिस्ट्रिक्ट एरियाज एक्ट का पालन किया गया। अन्य प्रयोगों के लिए इस एक्ट की जगह आपसा को लाया गया। इस प्रकार का यह एक्ट 1990 में जम्मू कश्मीर में भी लाया गया था। अब आपसा क्या क्या होता है देखिएगा, आपसा के बारे में जरा समझिएगा। तो आपसा का सेक्शन 3 एक राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के एक क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का अधिकार देता है। आपसा जहां पे लगेगा वैसे एरिया में लगेगा जो कि डिस्टर्ब एरिया रहेगा। ठीक है, डिस्टर्ब मतलब वहां पे अराजकता जैसी माहौल रहेगी। ठीक है, किसे घोषित करने का अधिकार देता है? तो केंद्र सरकार कर सकती है और एक राज्य का राज्यपाल कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रशासक और राज्यपाल। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक कर सकता है और राज्यपाल कर सकता है। इसके अलावा केंद्र को सिविल पावर की सहायता के लिए आर्म फोर्स तैनात करने का अधिकार दिया जाएगा। यह एक आर्म फोर्सेस और डिस्टर्ब एरियाज में तैनात सेंट्रल आर्म फोर्सेस के कानून के उल्लंघन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को जान से मारने, गोली मार देना, ठीक है, बिना वारंट के किसी भी परिसर की गिरफ्तारी का अधिकार देता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि लगेगा, ठीक है, आर्म फोर्सेस को लगेगा कि व्यक्ति मतलब क्या है, अराजकता फैला रहा है, तो किसी भी बिना वारंट के वजह से गोली मारने तक का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा तलाशी लेने, अभियोजन का अधिकार, कानूनी मुकदमे का सुरक्षा प्रदान कर किसी भी वक्त आपका तलाशी लिया जा सकता है, घर का तलाशी लिया जा सकता है। इतना खतरनाक एक्ट है ये। ठीक है, कमीशन अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी, आर्म फोर्सेस के समकक्ष रैंक का कोई अन्य अधिकारी पब्लिक व्यवस्था के रख रखाव के लिए उचित चेतावनी देने के बाद जैसा उसे उचित लगे फायर, ओपन या अन्यथा बल का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ओपन फायर की भी जिम्मेदारी दे सकता है, लेकिन वो अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, कमीशन अधिकारी होना चाहिए, वारंट अधिकारी होना चाहिए, गैर कमीशन अधिकारी होना चाहिए, या फिर आर्म फोर्सेस का समकक्ष रैंक का कोई अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, वो मतलब पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकता है? गोली चलाने का भी अधिकार दे सकता है। ठीक है,
आपसा के विस्तार के लिए समय समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है। एक बार डिस्टर्ब घोषित होने के बाद एक क्षेत्र को द डिस्टर्ब एरियाज, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स अधिनियम 1976 के अनुसार कम से कम 3 महीने तक डिस्टर्ब को बनाए होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर भी एक बार कोई एरिया अगर डिस्टर्ब अगर घोषित हो गया तो कम से कम 3 महीने तक रहेगा। कितने महीने तक रहेगा? 3 महीने तक। 3 महीने। 3 महीने तक। डिस्टर्ब एरिया क्या होता है? तो सरकार एक क्षेत्र को, ठीक है, डिस्टर्ब मानती है यदि उस क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा तथा क्षेत्रीय समूह, जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेद या फिर विवाद के कारण सार्वजनिक शांति के लिए खतरा महसूस हो। किस राज्य, एक महिला जो थी उन्होंने आपसा कानून को खत्म करने के लिए, ठीक है, वर्षों तक, लगभग 20-22 साल तक उन्होंने मतलब क्या किया था, ठीक है, अनशन की थी। क्या नाम था उनका? बाद में चुनाव भी लड़ी थी आम आदमी पार्टी से, अब चुनाव हार भी गई थी। उसका नाम क्या था? ठीक है, मणिपुर की ही थी। ठीक है, आपसा के लिए उसने मतलब काफी दिनों तक, 20-22 सालों तक उसने मतलब क्या किया, अनशन किया था आपसा का, क्योंकि उसकी भाई की मौत हो गई थी इस कानून की वजह से। ठीक है, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। क्या नाम था उसका? नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसने आपसा कानून को हटाने के लंबे समय तक मतलब अनशन किया है। गूगल कीजिए, मिलेगा तो हमें भी बताइएगा। किस राज्य सरकार ने हर जिले में महिला थाने के साथ साथ एक और महिला थाने में प्रभारी तैनात करने का फैसला किया सितंबर 2023 में? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। उत्तर मुख्यमंत्री प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि 25 सितंबर 2023 को किया। क्या किया ऐलान? उन्होंने हर जिले में महिला थाना के अलावा एक अन्य थाने के प्रभारी का पद महिला के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था लागू करने की बात की है। महिला सशक्तिकरण के, ठीक है, मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। लोकसभा, राज्य विधानसभा महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ? 28वां। बिल्कुल, कितना था? 128वां। ठीक है, कितना नंबर का बिल था? 128वां नंबर का संविधान संशोधन बिल लोकसभा पेश हुआ था। ये तो पास हो जाता है ना, तो कितना नंबर का संशोधन हो पाता है? 106 नंबर का संशोधन हो पाता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 प्रस्तुत किया गया। संविधान 128वां संशोधन विधेयक बिल को प्रस्तुत किया गया 2023 में। लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिला आरक्षण प्रावधान का विधेयक कानून बनने पे किस नाम से जाना जाएगा? नाम क्या रखा गया इसका? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा गया। महिला आरक्षण पारित कराने के लिए पिछले 27 साल में मौजूदा सरकार समेत 4 राज्यों की 11वीं कोशिश है। ठीक है, मतलब पिछले 27 साल से कोशिश हो रहा है महिलाओं का मतलब आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, 4 सरकारें कोशिश कर रही थी। कितनी सरकारें ने कोशिश किया इसके संदर्भ में? 4 सरकारें ने इसके संदर्भ में कोशिश किया। ठीक है, 11वीं कोशिश थी, आखिर में जाके मोदी जी ने इसे कर दिखाया। इस कानून के बाद लोकसभा में कितनी महिला सांसद हो जाएगी? 181। 181 महिला संसद हो जाएगी। ठीक है, 2014 की आम चुनाव की बात करेंगे तो 2014 के आम चुनाव के बाद लोकसभा में, ठीक है, कितनी 82 महिला संसद है। इस बिल के पास होने के बाद इनकी संख्या 99 ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 181 महिला संसद हो जाएगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। सीधे चुने वाले जनप्रतिनिधि के लिए लागू होगा, यानी यह राज्यसभा, राज्य के विधान परिषदों में लागू नहीं होगा। कहां पे वो नहीं लागू होगा? राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद में। बिल्कुल, राज्यसभा राज्य के विधान परिषदों में लागू नहीं होगा। मतलब ये सिंपल अगर बात अगर हम कहें तो ये लोकसभा में लागू होगा, विधानसभा में लागू होगा। ठीक है, दिल्ली विधानसभा में भी लागू होगा। कहां पे लागू होगा? दिल्ली विधानसभा में भी ये लागू होगा ये बिल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहा है ना? महिला आरक्षण से जुड़े 3 सवाल, उनके जवाब। तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा सकता? तो जनगणना और परिसीमन के बाद ही ये कानून लागू हो पाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब लागू होगा? तो अगला जो जनगणना होगा, परिसीमन जो होगा, उसके बाद इस कानून को लागू करेंगे। अगला जनगणना परिसीमन, जनगणना तो हो सकता है। ठीक है, जनगणना में कम से कम कितने साल लग सकते हैं? 2 साल कम से कम लगेंगे। कोविड की वजह से हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जनगणना, ठीक है, 2021 में होना था। कब होना था हमारी जनगणना? 2021 में होना था। बट वी आर लेट। ठीक है, हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। इसके बाद परिसीमन संभव है। ठीक है, जनगणना के बाद क्या होगा? परिसीमन संभव है, लेकिन मौजूदा कानून के तहत अगला परिसीमन कब आएगा? 2026 में आएगा। अब 2024 आ गया, अब सरकार को अभी जनगणना कराने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो फिर हम परिसीमन भी लेट हो जाएंगे ना, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक परिसीमन कैसे होगा? ठीक है, बिना जनगणना का परिसीमन तो नहीं हो सकता। जनगणना में चीजें पता चलेगी, उसी के हिसाब से परिसीमन में सीटों का आवंटन किया जाएगा। हाँ, ऐसे में 2027 में 8 राज्यों के चुनाव में 2029 के आम चुनावों पर यह लागू हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है 2027 के आम चुनाव में लागू हो सकता है, जो कि 8 राज्यों में होना है, और 2029 के आम चुनावों में ये व्यवस्था लागू किया जा सकता है।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सभी 2024 में भी आपका आम चुनाव होने वाला है। ठीक है, आम चुनाव की बात करेंगे। ठीक है, आम चुनाव किसे बोलते हैं? तो लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। ठीक है, देश में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 सर। 1952। 51 में। ठीक है, नहीं 1951 52 दोनों। ठीक है, 1951 में शुरू हुआ था और 1952 तक चला था। 1951 में देश का पहला आम चुनाव हुआ। क्या है राज्यों की सहमति? राज्य इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 368 के मुताबिक संविधान संशोधन बिल के लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी देश की अभी देश की 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, तो जाहिर सी बात है बिल तो इजिली वे में पास हो जाएगा ना। राज्यों की संख्या कितनी है? 28। 14-15 राज्यों से पास कराने की आवश्यकता है, लेकिन 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 11 राज्यों में इंडिया गठबंधन है और 3 राज्यों में अन्य अन्य दलों की सरकार है। हालांकि ज्यादातर पार्टियां जो है समर्थन में है। महिला आरक्षित सीटें कैसे तय होगी? तो 2026 के परिसीमन में तय होगा कि कौन कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसके बाद जब जब परिसीमन होगा, ठीक है, उस हिसाब से सीटें बदलती रहेगी। इसके लिए पंचायतों में लागू लॉटरी सिस्टम की तरह सीटें तय की जा सकती है। हालांकि मौजूदा मसौदे में इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सरकार के महिला आरक्षण में एससी, एसटी और ओबीसी को भी शामिल करने की मांग की है, लेकिन नहीं शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एससी, एसटी और ओबीसी को नहीं शामिल किया गया, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब चलेंगे पुराने संसद भवन का नाम बताइए क्या रख दिया गया है? संविधान सदन। बिल्कुल, संविधान सदन रख दिया गया। ठीक है, क्या रखा गया है? तो पुराने जो संसद भवन था इसका नाम संविधान सदन रख दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। दरअसल 29 सितंबर 2023 को संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हुई। कब शुरू हुई थी? 19 सितंबर। 19 सितंबर 2023 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नई संसद भवन में कब शुरू हुई थी? 19 सितंबर 2023 को। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप चलेंगे नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? किसने तिरंगा फहराया नए संसद भवन पर पहली बार? किसने तिरंगा फहराया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जगदीप धनखड़ साहब ने, ठीक है, नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा फहराया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं किसने फहराया? तो जगदीप धनखड़ साहब ने। ठीक है, संसद की नई दिल्ली पर पहली बार क्या? जैसे कि मैं बोल रहा था, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जीते थे ना मुख्यमंत्री सर। तो वहां तो मोहन यादव बन गए। तो अगर नीतीश कुमार अगर बीजेपी में है तो इनकेस 2025 में बिहार का सीएम बीजेपी चाहे तो चेंज कर सकता है। वो पार्टी का डिसीजन होता है। ठीक है, बहुमत जब कोई पार्टी जब चुनाव में जब खड़ा होता है ना, तो विधायक जो चुन कर आता है, विधायक दल के जो मीटिंग जो होती है उसमें फैसला किया जाता है हमारे पार्टी का नेता कौन बनेगा। जो बहुमत दल का नेता होता है सर्वसम्मति से वही पीएम या फिर सीएम बनता है। ठीक है, कोई पार्टी डिसाइड नहीं करती है। समझे? पहले चुनाव होता है, उसमें डिसाइड किया जाता है। चुनाव के समय एक मीटिंग बुलाई जाती है, इसको बोला जाता है विधायक दल का मीटिंग। उसमें सर्वसम्मति से विधायक अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है, जो नेता चुना जाता है वही बहुमत दल का नेता होता है, वही सरकार बनाता है। ठीक है, चलिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के, ठीक है, गज द्वार पर मतलब ध्वजारोहण किया। दरअसल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार तिरंगा फहराने की प्रक्रिया के बाद ही सरकारी इमारत का दर्जा मिलता है। ये कितना बढ़िया प्रश्न है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार अगर आप तिरंगा फहराओगे उसी का सरकारी इमारत का दर्जा मिलेगा। तो हमारी संसद भवन सरकारी इमारत है, इस चीज पर मोहर किसने लगा दिया? धनखड़ साहब। ठीक है, और इन्होंने 17 सितंबर को मतलब क्या किया यहाँ पे, इन्होंने मतलब झंडा फहरा दिया। ठीक है, और इसी के तहत 18 सितंबर से पुरानी संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पीएम मोदी ने 28 मई को किया था उद्घाटन। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। 28 मई को बात करें कि जयंती होती, किनका जयंती होती है? सावरकर साहब का जयंती होता है। सर बिल्कुल ठीक है, सावरकर साहब का जयंती। और सर एक और मनाते हैं सर, विश्व भूखमरी हम्म। दिवस भी मनाते हैं सर उस दिन, विश्व भूखमरी दिवस। ठीक है, सावरकर साहब और विश्व भूखमरी दिवस। ठीक है, गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का लोकार्पण किया? किसने किया? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री, किसने किया? तो क्या बता नेवा का? प्रधानमंत्री आपने सही बताया। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, 13 सितंबर 2023 को गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का लोकार्पण किया है।
ठीक है। पेपरलेस हो जाएगी विधानसभा की कार्यवाही, नेभा का यहाँ पे, ठीक है, लॉन्च करने के बाद विधानसभा की सारी कार्यवाही कैसे हो जाएगी, पेपरलेस हो जाएगी। ई विधान एप्लीकेशन के लोकार्पण के बाद सदन की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। इसके लिए सदन की सभी सीटों पर, ठीक है, टैबलेट भी लगाए गए हैं। क्या लगाया गया, अब ध्यान में रखना है, कोई विधायक टैबलेट को अपने घर न ले आए, ठीक है। लेकिन सदन के सभी सीटों पे क्या लगा दिया गया है, टैबलेट लगा दिया गया। सदन अब विधायक कागज पे नहीं बल्कि टैबलेट से सवाल जवाब करके अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाएंगे। चलाने आता होगा तब ना। टैबलेट में सभी जगह का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इसके लागू होने के लिए सदन पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए नेभा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया गुजरात विधानसभा के द्वारा। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पे केंद्र सरकार ने, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, क्या बताएंगे? रामनाथ कोविंद। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, सही है, रामनाथ पूर्व कोविंद साहब के राष्ट्रपति रामनाथ ध्यान में कोविंद। रखेंगे, जो कि पूर्व राष्ट्रपति है। अब ये किसने कमेटी का गठन किया, तो कमेटी का गठन किया केंद्रीय कानून मंत्रालय ने। किसने किया है, केंद्रीय कानून मंत्रालय। कमेटी के अध्यक्ष की बात करेंगे, कमेटी के अध्यक्ष करें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब, जो कमेटी के अध्यक्ष है। अब यहाँ पे देख कमेटी के सदस्य कौन कौन है, ठीक है। हमारे अमित शाह साहब, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, राज्यसभा का पूर्व विपक्ष का नेता गुलाम नबी आजाद, ठीक है, कश्मीर से आते हैं। पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह साहब भी है। वरिष्ठ अधिवक्ता की बात करें हरीश साल्वे साहब है, ठीक है। पूर्व लोकसभा महासचिव की बात करें सुभाष सी कश्यप है। अब पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग संजय कोठारी, ये सारे के सारे मतलब रहेंगे कमेटी के सदस्य के तौर पे रहेंगे, ठीक है। कौन कौन रहेंगे, एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए इसको, पढ़ लिए, क्लियर? यस सर। चलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए मतलब एक कमेटी बनाया गया। कमेटी के किसके अनुशंसा के बाद बनाया गया, तो कानून मंत्रालय के अनुशंसा के बाद बनाया गया। गठन इसने किया, अध्यक्ष इसे बना दिया, रामनाथ कोविंद जी को अध्यक्ष बना दिया। कमेटी के सदस्य अमित शाह है, ठीक, कांग्रेस का लीडर अधीर रंजन चौधरी है। राज्यसभा का पूर्व नेता विपक्ष की बात करें गुलाम नबी आजाद है। पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह है। अधिवक्ता की बात करें हरीश साल्वे, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है ये, ठीक है। लोकसभा महासचिव की बात करें सुभाष सी कश्यप है। मुख्य सतर्कता आयोग की बात करेंगे तो कौन है, संजय कोठारी है। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री है। कानूनी मामलों के सचिव नितिन चंद्रा पैनल के सचिव के रूप में काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य बनने से इनकार कर दिया है, ठीक है। कमेटी का काम क्या होगा, तो देश के लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कैसे हो, जैसा कि 1967 तक होता था, ठीक है। देश में एक साथ, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, और राज्य का विधानसभा का चुनाव कब होता था, 1967 तक एक साथ होता था। कैसे होता था, 1967 तक एक साथ होता था। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों को एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करना है। भारतीय संविधान का जनप्रतिनिधि अधिनियम, ठीक है, किसी भी अन्य कानून तथा नियमों का रिपोर्ट तैयार करना। भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम कब है पता है आपको, 1951 है, ठीक है। कब है जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। विशिष्ट संशोधनों की अनुशंसा करना, इनमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से संशोधनों की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। कई आयोग कर चुका है विचार इस मामले पर। पिछले कुछ दशकों में चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग एवं संविधान समीक्षा आयोग की ओर से विचार किया जा चुका है। साथ ही विधि आयोग विभिन्न राजनीतिक दल, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों के विचार के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजित भी कर चुका है। इनमें कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सहमति जताई, वही अधिकांश पार्टियों ने इसका विरोध किया है, ठीक है। बहुत सारे पार्टी का कहना है नहीं भाई साहब मतलब एक साथ मतलब लोकसभा विधानसभा का चुनाव मत करवाओ। कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जब तक इस विचार पे आम राय नहीं बनती तब तक इसे धरातल पे उतारना संभव नहीं होगा। क्या लाभ होगा एक देश एक चुनाव से, देखिए लाभ क्या क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। करीब हर वर्ष देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इससे नीतिगत निर्णय के साथ साथ प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। देश का आर्थिक बोझ भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इन सब से बचने के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का मन बनाया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि देश की जनसंख्या बढ़ी है, ऐसे में तो तकनीक के इस्तेमाल से एक देश एक चुनाव संभावना है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक देश एक चुनाव से विकासोन्मुखी विचार है। एक साथ, ठीक है, एक साथ चुनाव होने से देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आचार संहिता अगर लागू हो जाए तो जानते हैं सारा सरकारी कामकाज बाधित हो जाता होता है कि नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं से दिक्कत तो पब्लिक को ही होती है। अब मान लो आप मतलब दिल्ली में काम करते हो, नौकरी करते हो, ठीक है, आप लोकसभा के वोट गिराने चले आए, ठीक है, फिर पता चला 6 महीने के बाद फिर विधानसभा का वोट है, तो आपको मन करेगा आने का?
फिर पता चलेगा फिर 1 साल के बाद पंचायत चुनाव है, तो दिक्कत नहीं होगी, बार बार आपको आना जाना पड़ेगा, खर्च कितना बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपको पता रहेगा 5 साल के बाद दिसंबर में चुनाव होना है, फिक्स है, एक बार आप टिकट बना के रखोगे, आओगे, आधा घंटा लाइन में खड़ा होगा, लोकसभा का वोट दे दोगे, विधानसभा का वोट दे दोगे, दूसरे लाइन में जाके आराम से पंचायत का चुनाव में पार्टिसिपेट, एक बार में तीनों चुनाव खत्म। कितना बढ़िया रहेगा नहीं सबके लिए, ना तो बार बार झंझट होगा, ना कुछ भी होगा। आचार संहिता लगने से बहुत कामकाज भी प्रभावित होता है, लोगों को आने जाने में खर्च होता है बहुत सारा, क्योंकि सभी लोग तो रहते हैं क्या एक जगह, तो रहते नहीं हमेशा, अपने 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 लोकसभा पे विधानसभा क्षेत्र में तो हमेशा लोग नहीं ना उपस्थित रहते थे। इन सब चीजों का अगर एक राज्य अगर एक चुनाव अगर कर दिया जाए, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव अगर कर दिया जाए तो काफी मतलब बढ़िया होगा। बार बार आचार संहिता लागू होने से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय योजनाओं को लागू करने में दिक्कत होती है। जिस समय देश में आचार संहिता लागू होता है, ठीक, आप देखिएगा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं सबका पावर शून्य हो जाता है, नहीं, तो ऐसे कंडीशन में किसी प्रकार के, ठीक है, सरकारी और नीतिगत चीजों को वो अपना नहीं पाते हैं। आप चलें क्या नुकसान है देश को, एक नुकसान भी है इसका, कुछ नुकसान भी है, तो क्या है नुकसान इसके देख लेते हैं। तो एक देश एक चुनाव से लेकर दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान ने संसदीय मॉडल दिया है, इसमें लोकसभा विधानसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। संविधान कोई ऐसे प्रावधान है जो कि एक देश एक चुनाव में उल्टा प्रतीत होता है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी नए राज्यों का भारतीय संघ में शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है, अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 85 का 2 क्या कहता है, 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा और अनुच्छेद, ठीक है, 174(2) ख के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 साल पहले भी भंग कर सकता है। अब राष्ट्रपति को अगर लोकसभा को भंग करना है, ठीक है, 85(2) ख के अनुसार तो भंग कर सकते हैं, लेकिन खुद नहीं कर सकते, इसके लिए मतलब अनुशंसा कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री अनुशंसा करेंगे। उसी तरह अगर चलेंगे राज्यों में चलेंगे तो 174(2) ख के अनुसार, ठीक है, राज्यपाल विधानसभा को 5 साल पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री अनुशंसा करेंगे। 352 के तहत युद्ध, बाहरी हमला, विद्रोह की स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लागू करके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। अगर कुछ विधानसभाओं के मन के विपरीत उनके कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है तो राज्यों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, ठीक है। नॉर्मली जाहिर सी बात है, अगर एक राष्ट्र अगर एक चुनाव अगर करवाएंगे तो नॉर्मली क्या होगा, मान लीजिए अभी बोल देते चलो 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, लेकिन बहुत सारा मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए MP राजस्थान, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाएंगे, तो अभी कुछ दिन पहले MP में जो सरकार बनी है, राजस्थान में जो सरकार बनी है, तो 1 साल भी नहीं चली है, ठीक है, 2-3 महीना, इनको भी तो भंग करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा भंग, नया से फिर से मतलब विधानसभा मतलब वहां पे लाना पड़ेगा, तो ये सारे चीजें होकर सरकार बर्खास्त हो जाएगी, तो इस तरीके से इसे नुकसान भी है। अब तक अगर देश में अगर बात करेंगे तो 4 बार ऐसा चुनाव हो सकता है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है। 52 में, 57 में, 62 में, 67 में 4 बार चुनाव हुआ है एक साथ। लेकिन 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभा कुछ कारणों के समय पूर्व भंग हो गई थी। इसके बाद देश में विधानसभा लोकसभा चुनाव आगे पीछे मतलब होने लगा, ठीक है। तो ये 68-69 में चीजें गड़बड़ा गई, लेकिन 52 से लेकर अगर 67 तक बात करें तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव देश में एक साथ ही होता था, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल, ठीक है, ऑफ, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT को कौन सा दर्जा दिया है, क्या बताएंगे। एजुकेशन का दर्जा दिया है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी, डीम्ड बिल्कुल, क्या चीज का दर्जा दिया है, बहुत सुंदर, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। ये तो कई बार करवाया हो, ठीक है। केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म होता है NCERT को, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT की स्थापना, ठीक है, 1 सितंबर को यह ऐलान किया, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या बदलेगा, NCERT को दर्जा मिलने पे यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट के कोर्स शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा NCERT के तहत कई तरह के एग्जाम, विभिन्न परीक्षाओं के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आदि डिजाइन करने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अब NCERT की स्थापना की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा 27 जुलाई 1961 को हुआ, लेकिन अपना संपूर्ण कार्य 1 सितंबर 1961 से शुरू किया था। कब शुरू किया था कार्य करना, कब शुरू किया, तो 1 सितंबर 1961 से आपका कार्य करना NCERT ने प्रारंभ किया, ठीक है। बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय ध्यान में रखिएगा दिल्ली में है, ठीक है। निदेशक की बात करेंगे, निदेशक कौन है, NCERT के निदेशक कौन है, दिनेश प्रसाद सोलंकी। दिनेश प्रसाद सोलंकी। बिल्कुल बिल्कुल, दिनेश प्रसाद सोलंकी की बात करेंगे तो यहाँ का मतलब क्या है, तो ध्यान में रखिए निदेशक है, ठीक है। कौन है निदेशक, तो क्या बताएंगे, तो दिनेश प्रसाद सोलंकी का नाम, इसको निदेशक के तौर पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। NCERT की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे,
1961। 27 जुलाई बिल्कुल ध्यान में 1961। रखेगा, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात करें एनसीईआरटी का पदन अध्यक्ष कौन होता है तो क्या बताएंगे? अध्यक्ष सर, शिक्षा देश के जो मंत्री होता है देश ना? के जो शिक्षा मंत्री होते हैं वही, मतलब वर्तमान समय में अगर एनसीईआरटी के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? शिक्षा मंत्री कौन है, क्या बताएंगे? प्रधान। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान है साहब सर। की बात करेंगे, शिक्षा मंत्री है, बिल्कुल ठीक है। क्या इसका मोटो क्या होता है, मकसद क्या है? तो स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों को सलाह देना। यह भारत की स्कूली शिक्षा संबंधी नीति पर कार्य करती है। देश में शिक्षा पाठ्यक्रम बनाना, बदलाव मतलब लागू करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में किस देश में स्थित अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की? कहाँ पे थे? ग्रीस। ग्रीस में ये गए थे मोदी जी, ठीक है। वहां पे जाके इन्होंने क्या किया, वहां पे जो अज्ञात सैनिक के जो मकबरे, वहां पे इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी पूछता है इस तरह के प्रश्न। ग्रीस की राजधानी एथेंस के, ठीक है, शिंटागामा स्क्वायर में अज्ञात सैनिकों का मकबरा है। ठीक है, पता नहीं इसे कौन सा सैनिक है ये ग्रीक सैनिकों का मकबरा है जिन्होंने विभिन्न संघर्ष में अपने अपने जीवन का बलिदान किया है। यह अनाम सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद करता है जिन्होंने विभिन्न युद्धों के दौरान अपने राष्ट्र की सेवा में अपना क्या किया है, जीवन को दान दिया है। आप चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया, तो क्या बताएंगे? कहां से? ग्रीस गए थे ग्रीस। और अवार्ड लेकर आए। ठीक है, ग्रीस में जाते हैं मोदी जी, वहां पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द, ठीक है, ऑनर से मतलब ये सम्मानित होते हैं। ग्रीस के बारे में जान लेते हैं। ग्रीस वही देश है जहां से सिकंदर का भी आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्रीस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के लोगों का यूनानी अथवा यवन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनानी अथवा यवन कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि भारतीय पर वैदिक में पढ़ेंगे तो यवन विदेशियों को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? यवन विदेशियों को कहा जाता था। ठीक है, यवन प्रिय की बात करेंगे, किसे बोला जाता है यवन प्रिय? काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया। ठीक है, यवन प्रिय मतलब काली मिर्च को, मतलब विदेशियों को ये काफी पसंद है, इसलिए उसको यवन प्रिय कहते थे। हालांकि यवन का संदर्भ किसे? यूनानी लोगों से लगाया जाता है। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। यहाँ के निवासी अपने देश को एल्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्लास कहते हैं। ठीक है, राजधानी की बात करें, राजधानी कहाँ पे? एथेंस इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या? यूरो इसकी मुद्रा है। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करेंगे, कटेरिना। ठीक है, कटेरिना क्या नाम है? एस्केला रोपुलू। ठीक है, कटेरिना एस्केला रोपुलू यहाँ के बात करेंगे तो प्रेसिडेंट साहिबा है। ठीक है, और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की 1 दिवसीय यात्रा की। ठीक है, जहां पीएम मोदी ने ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना ने, ठीक है, ग्रीस के, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान की बात करेंगे तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया। 40 वर्षों में किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा है। ठीक है, ग्रीस जाने वाले 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा जो कि नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, ग्रीस की आखिरी उच्च स्तरीय, ठीक है, यात्रा 1983 में की गई थी, जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की यात्रा की थी। तो 83 के बाद सीधे मोदी जी ने मतलब ग्रीस का यात्रा किया। ठीक है, और 40 वर्षों में मतलब ये गए थे, ग्रीस गए थे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बीपीएससी में डिटेल से पूछा जा सकता है। ठीक है, मोदी जी के ग्रीस यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आप चलेंगे यहाँ पे, क्या है तो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर के बारे में जान लेते हैं, जो कि मोदी जी को दिया गया। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। यह ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है। उन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस के कद बढ़ाने में योगदान दिया है। बात के किस राज्य की सरकार ने अगस्त 2023 में जबरदस्त बारिश और भूस्खलन की वजह से स्टेट डिजास्टर, राज्य आपदा घोषित किया है? कहाँ पे किया गया राज्य आपदा घोषित? कहाँ पे किया गया तो क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में घोषित किया गया, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 2023 में मानसून सीजन 55 दिनों में, ठीक है, 113 बार लैंडस्लाइड हुई। ठीक है, लैंडस्लाइड का मतलब जमीन खसक जाना। ठीक है, बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 330 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से इस सीजन बारिश के चलते 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, ठीक है, 18 अगस्त 2023 को स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया। स्टेट डिजास्टर घोषित किए जाने के बाद, ठीक है, सरकार ज्यादा फोकस के साथ तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने की कोशिश, दोबारा बनाने के दिशा में काम करेगी। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त फंड का भी प्रावधान करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, हिमाचल के पहाड़ों को नुकसान पहुंचने की वजह क्या है? तो सबसे पहले अवैज्ञानिक निर्माण। ठीक है, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पहाड़ों को सीधा काटा, इसमें चट्टानों के नींव भी कट गई। ठीक है, क्षेत्र में बाढ़ की विनाशकारी प्रभाव एक मुख्य कारण इन जल विद्युत परियोजनाओं को अनियंत्रित निर्माण है, जिसने मूलतः पहाड़ी नदियों के मात्र धाराओं को बदल दिया है। पानी रुक गया है, ढलान खत्म होने से पानी बह नहीं रहा और सीधे पहाड़ों में बैठ रहा है। ठीक है, बहाव का अतिक्रमण, पानी के बहाव पे बस्तियां बस गई, निकासी का रास्ता बंद हो गया है।
वर्तमान में बात करेंगे तो वहां पे 168 जल विद्युत परियोजनाएं परिचालन में, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो लगभग 10,848 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। भविष्य को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक, ठीक है, 22,640 मेगावाट बिजली का दोहन करने के लिए, ठीक है, 1088 जल विद्युत परियोजनाएं चालू किए जाएंगे। जल विद्युत परियोजनाओं में ये उछाल क्षेत्र में आसन आपदाओं की अनिवार्यता के बारे में चिंता पैदा करता है। पर्यटक को आकर्षित करने के लिए पहाड़ों को काटकर चौड़ी सड़कों का निर्माण किया, जिससे पहाड़े मतलब क्या हो गई, पहाड़ मतलब क्या हो गई, कमजोर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे एक शब्द निकल कर आया, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगा दी गई है। नए हैंडबुक के अनुसार, ठीक है, अफेयर शब्द की जगह क्या इस्तेमाल होगा, तो अफेयर शब्द का जगह क्या, शादी से इतर रिश्ता, ठीक है। तो अफेयर शब्द नहीं अब इस्तेमाल होगा, उसके जगह पे एक शब्द इस्तेमाल होगा जो कि शादी से इतर रिश्ता। अफेयर का मतलब क्या होता है, कोई अगर व्यक्ति मैरिड है, ठीक है, उसके अलावा चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है, तो अपने हस्बैंड के अलावा और किसी से या फिर अपने वाइफ के अलावा और किसी से रिश्ता है तो उसको अफेयर कहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूढ़िवादी शब्द है अफेयर को, मतलब अफेयर के जगह पे कौन सा, ठीक है, मतलब क्या चीज का मतलब इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल, मटेरियल क्या बोलते हैं, मटेरियल, अरे क्या बोलते हैं उसको, मैरिटल ठीक है, अफेयर, मैरिटल अफेयर एक्स्ट्रा कहते हैं, मैरिटल ठीक, अफेयर। हाँ ठीक है, ध्यान में रखें, उसी को हिंदी में शादी से इतर रिश्ता कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो केंद्र सरकार ने अफेयर के जगह पे इन शब्दों का प्रयोग, केंद्र सरकार नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब काम सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, चीफ जस्टिस ने 16 का 2023 को महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले, ठीक है, आपत्तिजनक शब्दों पे रोक लगा दी है। इसके लिए जेंडर स्टेरियोटाइप, ठीक है, स्टेरियोटाइप होता है ना, मतलब किसी के लिए मतलब रूढ़िवादी चीजों को बढ़ावा देना, ठीक है, कॉम्पैक्ट हैंडबुक लॉन्च की गई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें जजों और वकीलों का यह समझाने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। जेंडर स्टेरियोटाइप कॉम्पैक्ट हैंडबुक को लॉन्च किया गया, ये क्या है, तो इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों का लिस्ट है, उनकी जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य बताए गए हैं। पूछना है भैया, एक मिनट। हाँ बताइए। भैया झारखंड सीजीएल का जो 3 पेपर है ना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो तीसरा वाला जो सामने जो एग्जाम होने वाला था ना, शायद उस पेपर को शायद रद्द किया गया है। अच्छा, मेरी 4 को एग्जाम है। नहीं तो आपके एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपका एग्जाम जैसे था उसी तरह से होगा। वो कल वाला पेपर केवल शाम वाला पेपर को रद्द किया गया। भैया कट ऑफ बाकी सारा एग्जाम 3rd पेपर से आएगा क्या? क्या, कट ऑफ 3rd पेपर से आएगा, बाकी 2 क्वालिफाइंग है क्या? कट ऑफ थर्ड पेपर देखना पड़ेगा मुझे, सही से उसका सिलेबस मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। हाँ सात मुझे थर्ड भी पे समझ दो नहीं पेपर आ पे रहा। कट ऑफ शायद बनना है, ठीक है। एक बार मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। हाँ भैया बता लेकिन दीजिए। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, आगे का कोई भी पेपर प्रभावित नहीं हुआ है, केवल शाम वाला पेपर ही प्रभावित हुआ है, ठीक है। इसलिए सभी लोग एग्जाम देने, बाकी एग्जाम देने जरूर ठीक जाएंगे। है इन्हें ठीक। कोर्ट में दलीलें दिया ही देने, होगा आदेश ना, देने। हाँ नोटिफिकेशन में तो दिया ही होगा ना कि क्या हाँ कैसे हाँ है। बिल्कुल दिया है, बयाप्ते के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। जी सर। इन्हें कोर्ट में दलील देने, आदेश देने और उनकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जा सकता है, ठीक है। यह हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी है। इस हैंडबुक में शब्द है जिन्हें पहले अदालतों में यूज किया जाता था, गलत शब्द गलत क्यों और उन्हें कानून और कैसे बिगाड़ सकते इसके बारे में ही बताया गया, ठीक है। शब्द जो है रिप्लेसमेंट, कौन कौन शब्द जो है रिप्लेस किया गया था, सबसे एडल्ट्रीज। एडल्ट्रीज क्या होता है, वह स्त्री जो विवाहेतर के सेक्सुअल रिलेशन में हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसके लिए एडल्ट्रीज शब्द यूज किया गया, ठीक है। अफेयर का मतलब क्या होता है, शादी से इतर रिश्ता। बास्टर्ड, ऐसा बच्चा जिनके माता पिता ने शादी न की हो, ठीक है, उसके जगह पे बास्टर्ड शब्द आते थे, ठीक है। बायोलॉजिकल सेक्स की बात करेंगे, बायोलॉजिकल पुरुष, बायोलॉजिकल महिला, जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग, इसके लिए शब्द होगा, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट या फिर हुकर, ठीक है, सेक्स वर्कर, ठीक है। अनवेड मदर की बात करेंगे, अनवेड मदर जिनको अनब्याही माँ, ठीक है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट की बात करें, तस्करी करके लाया बच्चा, ठीक है, ठीक है। ईव टीजिंग की बात करेंगे, स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, ये शब्द आएंगे, ठीक है। अब आएंगे इसको प्रोक्रिएटिव क्लोथिंग की जगह की बात करेंगे, इसका भड़काऊ कपड़े, ठीक है, क्लोथिंग ड्रेस। एफेमिनेट, ठीक है, एफेमिनेट का मतलब जनाना होता है, ठीक है, ध्यान में, इसकी जगह पे, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, एफेमिनेट शब्द नहीं प्रयोग होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
इनके जगह पे अन्य शब्द का प्रयोग में लाया गया। आवाज नहीं जा रही क्या हमारी? हेलो? नहीं आ रही थी सर। पहले नहीं आ रही थी। जी सर। यस सर। मतलब कहने का सीधा मतलब है सुप्रीम कोर्ट अब इन भाषा में ही मतलब इन शब्दों पे मतलब बात करेगी। मतलब कोर्ट की भाषा भले ही समाज में कोई भी हो, लेकिन कोर्ट की भाषा मतलब यही रहने वाली है। ठीक है, जो अभी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट की टीम ने मतलब तैयार की इन शब्दावली को। ठीक है, सीजिया चंद्रचूड़ ने जिस कानूनी शब्दावली के बारे में बताया उसे कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया। इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन, जस्टिस गीता मित्तल, प्रोफेसर हुमा सेन शामिल है, जो फिलहाल कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज फैकल्टी के मेंबर है। तो मतलब इन लोगों ने अपना एक मतलब एक डिक्शनरी ही तैयार कर दिया। डिक्शनरी का नाम क्या रखा गया? मतलब जितना भी स्टेरियोटाइप शब्द थे सबको रिप्लेस करके नए नए शब्द का इन लोगों ने मतलब नाम दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 15 का 2023 में देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? कितने नंबर का हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया? 77वां स्वतंत्रता दिवस। 77, 77। ठीक है, और इस बार रिपब्लिक डे कौन सा बनाएगा? रिपब्लिक डे 75 के ध्यान रखें, उल्टा उल्टा मत कीजिएगा। ठीक है, रिपब्लिक डे 75 है और इंडिपेंडेंस डे 77 है। ठीक है, क्योंकि रिपब्लिक हम लोग कब आजाद हुए थे? 1947 में आजाद हुए थे ना। यस सर। और रिपब्लिक हम कब बने थे? 1950 में हम लोग रिपब्लिक बने थे। 50 में। तो अंतर है ना। तो ये हम लोगों ने 77वां, ठीक है, 77वां की बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या मनाया था? हम लोग इंडिपेंडेंस डे 77 का, और रिपब्लिक की बात करेंगे 75 का है। भारत की बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 2023 में देशवासियों ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, हम लोग अमृत काल में है। ठीक है, हमारा अमृत काल कितने वर्षों को होगा? 25 वर्षों का। हमारा अमृत 1945 काल तक कितने है। वर्षों का होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2047 तक है। ठीक है, हमारा अमृतकाल 2047 तक रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखें हम लोग अमृतकाल में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक है स्वतंत्रता दिवस में लाल किले से भाषण के दौरान किस गारंटी की बात की? तो 5 साल में। ठीक है, ध्यान में रखें, गारंटी की बात करेंगे। सीधे ऑप्शन पे चलते क्योंकि इधर पूरा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, 13,000 मतलब सारा किया। ठीक है, देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। और इन्होंने क्या क्या बोल दिया? इन्होंने कहा कि 5 साल में भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। ठीक है, 5 साल में शहरों में किराए मकानों में रहने वाले बैंक लोन रियायत मिलेगी। ठीक है, इन सारी चीजों का मतलब इन्होंने क्या किया? लोकसभा सॉरी लाल किला से भाषण देते हुए इन्होंने मतलब इन सारी चीजें की घोषणा की। प्रधानमंत्री 77वें स्वतंत्रता दिवस पे ऐलान करते हुए कहा कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया जिसने विश्वकर्मा योजना को लागू किया गया है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस योजना की बजट 13 से 15,000 करोड़ रुपए होगा। सरकार इस योजना के जरिए ठीक है पारंपरिक कौशल वाले उद्योगों को मदद पहुंचाएगी, जैसे सुनार, लुहार, नाई, चरमकार जैसे लोगों को फायदा होगा, जो कि मुख्यतः ट्रेडिशनल वर्क से जुड़े हुए हैं। मणिपुर में शांति को लेकर भी मोदी जी उस दिन बोल ही दिए। आखिर में पीएम ने मणिपुर में 2 बार जिक्र किया। उन्होंने भाषण के शुरुआत में कहा मणिपुर में मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोगों की जान गई है। कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही है। ठीक है, देश मणिपुर के लोगों के साथ शांति के प्रयास किए जा रहे हैं। सशक्त महिलाओं के सपना पे भी इन्होंने बात कही। ठीक है, पीएम मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूह की प्रशंसा की और 2 करोड़ लखपति दीदी ठीक है समृद्ध बहनें बनाने की आकांक्षा जताई। लखपति दीदी 2 करोड़ बनेंगे, मतलब जिनका मतलब इनकम मतलब जिनकी मतलब 1 लाख रुपया उनकी इनकम होगी। ठीक है, उन्होंने बेटियों की सुरक्षा की वकालत की और अत्याचारों के खिलाफ सामूहिक जिम्मेदारी पे जोर दिया। नेहरू मेमोरियल ठीक है म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम बताया, जिन्हें केंद्र सरकार ने 15 का 2023 को बना दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका नाम है पीएम मेमोरियल एंड म्यूजियम सोसाइटी। नेहरू का नाम हटाकर किनका चचा का नाम हटाकर उनकी जगह पे मोदी जी ने क्या जोड़ दिया? पीएम जोड़ दिया। आपको पता होना चाहिए जब नेहरू जी जिस मकान में जो रहते थे ना, जब शास्त्री जी जब पीएम साहब बने तो उनको बोला गया से प्लीज शास्त्री जी आप इस मकान पे मत रहिए। ठीक है, इनको ना मोदी जी इनका ना नेहरू जी से बड़ा इनका मतलब सम्मान था, तो इस मकान को मतलब लाइब्रेरी घोषित कर दीजिए। जबकि क्या था कि प्रधानमंत्री आवास था, तो बजाप्ते के साथ जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर बनते उनको मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के परिवार के द्वारा जब ये बातें जब कही गई नेहरू जी के परिवार के द्वारा, शास्त्री जी मान जाते हैं और मतलब छोटे से मकान में मतलब रहना शुरू कर देते हैं। और नेहरू जी जिस मकान में जो रहते थे उसको मतलब लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नाम रखा गया था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। लेकिन बस इसमें मोदी जी ने क्या किया? नेहरू की जगह पे क्या लगा दिया? यहाँ पे मतलब पीएम लगा दिया। क्या लगा दिया? पीएम लगा दिया। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग जान लेते क्या था। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा।
इस नाम को 15 का 2023 को लागू कर दिया गया। इससे पहले केंद्र सरकार ने 15 जून 2023 को सोसाइटी का नाम बदलने का फैसला किया था। ठीक है, उन्होंने मीडिया से कहा कि सभी प्रधानमंत्रियों के समर्पित म्यूजियम का विस्तार किया जाएगा। यहाँ पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ कुछ अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में म्यूजियम थी। पंडित देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, जो बातें मैंने बताई यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, पंडित नेहरू का आधिकारिक निवास हुआ करता था। पहले इन बिल्डिंग में 3 मूर्ति भवन कहा जाता था। क्या बोला जाता था? 3 मूर्ति भवन कहा जाता है, जहाँ पे नेहरू जी रहते थे। अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में नेहरू जी यहीं पे रहते थे, लेकिन जब उनका मृत्यु जब हुआ 1964 में, जब मृत्यु हुआ, ठीक है, 1964 में जब मृत्यु हुआ, देश को जब नया प्रधानमंत्री मिलता है जैसे शास्त्री जी के रूप में, तो शास्त्री जी भी इस भवन में रहने गए। तो कांग्रेस के जो परिवार के जो लोग थे, उनकी बेटी थी, नहीं खास करके उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने, ठीक है, शास्त्री जी से अनुरोध किया, प्लीज आप उसमें ना रहे। उनको ना नेहरू जी से काफी लगाव था, 3 मूर्ति भवन को लाइब्रेरी बना दिया जाए। तो चचा के नाम पे उनको मेरे लाइब्रेरी बना दिया गया था। ठीक है, 1948 जब पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति भवन उनका आधिकारिक आवास बन गया। पंडित नेहरू 16 साल तक इस भवन में रहा, उन्होंने यहीं पे अंतिम सांस ली। ठीक है, इसलिए याद को देखते हुए इसको बाद में जाके लाइब्रेरी बना दिया गया था। इसके बाद 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू की याद में उन्हें समर्पित कर दिया गया। इसे पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से जाने जाना लगा। या नेहरू के जीवन से जुड़ी चीजों को सहेज कर रखा गया। 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू के साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी यादें जुड़ी हुई है। ठीक है, बाद में कुछ अन्य प्रधानमंत्री से जुड़ी यादें भी रखी गई। ये 3 मूर्ति भवन मूल रूप से, ठीक है, ऑस्टियोर, ठीक है, ऑस्टियोर क्लासिकल शैली में निर्मित है। ये इंपोर्टेंट बन सकता है आपको प्रीलिम्स के लेकर। ठीक है, क्योंकि चर्चा में था तो 3 मूर्ति भवन का बात करेंगे। ठीक है, किस शैली में निर्मित है तो क्या बताएंगे? ऑस्टियोर क्लासिक शैली में निर्मित है। यह आजादी से पहले एडविन लुटियस की इंपेरियल कैपिटल का हिस्सा रही है। ठीक है, एडविन लुटियंस वही एडविन लुटियंस हार्वर्ड बेकर जिसने, ठीक है, लुटियंस दिल्ली कहते हैं ना, जिसका निर्माण एडविन ने किया था, कि इंपेरियल कैपिटल का हिस्सा रही। 3 मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 मूर्ति भवन जो है, ठीक, आजादी से पहले किसका निवास स्थान था? भारत के कमांडर इन चीफ का। किसका निवास स्थान था? तो भारत के कमांडर इन चीफ का निवास स्थान था। राष्ट्रपति भवन जो देख रहे हो किसका निवास स्थान था? किसका निवास स्थान था राष्ट्रपति भवन? वायसराय का। उसको वायसराय हाउस कहते थे। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हो वो क्या था? कभी वायसराय हाउस क्या कहता? उस वायसराय हाउस में निवास करने वाला पहला वायसराय कौन था, जिसने सबसे पहले उसमें निवास की थी? क्या? इरविन। लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, सबसे पहले किसने निवास किया था? लॉर्ड इरविन ने निवास किया था। उसी तरह अगर बात करें त्रिमूर्ति भवन, जो कि बाद में नेहरू जी अपने जीवन के बहुत साल वहां पे बिताया, 16 वर्ष बिताया है, वो किनका निवास हुआ करता था? तो भारत के कमांडर इन चीफ के। कमांडर इन चीफ क्या होता है? जिसके अधीन पूरा आर्मी काम करती थी, नहीं, भारत के सेनापति कह सकते हैं। ठीक है, जैसे करजन किचनर विवाद जो था, उसमें किचनर कौन था? किचनर ही ना था, कमांडर इन चीफ जो था किचनर ही हुआ करता था। ठीक है, और त्रिमूर्ति भवन की बात करें किस शैली से बनी हुई थी, क्या बताएंगे? ऑस्ट्रिया क्लासिक शैली। क्लासिकल से नागर और बेसर से बाहर आप लोग नहीं निकल रहे, हम देख रहे हैं। ठीक है, 2 ही याद है आपको शैली। एनसीईआरटी के 3 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में संशोधित करने का विचार किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? 19 से, ठीक है, 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री को, ठीक है, एनएसटी बनाई गई है। ठीक है, एक टीम बनाई गई। किनकी अध्यक्षता में बनाई गई है? इनका नाम बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, एमसी पंत। शंकर महादेवन भी उसका हिस्सा है। ठीक है, सुधा मूर्ति भी उसका हिस्सा है, मतलब सदस्य के तौर पे ये लोग है। हाँ, तो शंकर महादेव सिंगर है, उनको भी बनाया गया है, शंकर महादेव को। ठीक है, शंकर महादेवन भी हिस्सा है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? एमसी पंत। देखिए ना, सारा नीचे दिया होगा। वो एनआईईपी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर है। ठीक है, एनआईईपी के चांसलर की बात करेंगे। ठीक है, एमसी पंत साहब है। कमेटी के अन्य सदस्य की बात, सुधा मूर्ति, शंकर महादेव, संजीव सन्याल और अन्य शामिल है। एग्जाम में तो पूछेगा, से बताइए नया जो एनसीईआरटी के लिए एक समिति बनी, उनमें सदस्य में कौन शामिल नहीं है? तो आप लोग सीधे देखेंगे, अरे शंकर महादेव तो बिल्कुल नहीं होगा, तो सिंगर, इनका पढ़ाई लिखाई से क्या काम? सीधे आप लोग क्या करेंगे, इसको काटोगे, लेकिन वही सही होगा। ठीक है, शंकर महादेव भी हिस्सा है, सुधा मूर्ति जी भी हिस्सा है। इंजीनियर है शंकर महादेवन। हाँ, इंजीनियर। हाँ बिल्कुल, शंकर महादेव जी को भी रखा गया, सुधा मूर्ति को भी है। ठीक है, संजीव सन्याल को भी रखा गया। सबके सब इसके हिस्सा है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यूजीसी ने देश के कितने फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी किया और स्टूडेंट से यहाँ एडमिशन न लेने को कहा है? ठीक है, देश में 20 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहा है। ठीक है, इसमें एडमिशन नहीं लेना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, स्थापना कब हुई थी यूजीसी की? 56 में। 1956 में स्थापना हुई। बुधवार को 20 विश्वविद्यालयों की फर्जी घोषित कर दिया।
ऐसे में उन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में ऐसे सबसे अधिक 8 संस्थान है, ठीक है। दिल्ली वाले सतर्क रहे, ठीक है। यूजीसी ने इस कदम का उद्देश्य छात्रों को गैर मान्यता प्राप्त और धोखाधड़ी वाले संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के जाल फंसने से बचाना है। कौन कौन है देख लीजिए। ये सब विश्वविद्यालय में आप लोग का एडमिशन नहीं ना है? अगर है तो जाके पैसा वापस ले लीजिए, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। इधर भी कुछ नाम है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इनके नाम पे भी मतलब फर्जी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में 2 है, कर्नाटक में है, ठीक है। केरल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, पुडुचेरी में भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फर्जी यूनिवर्सिटी है। 20 यूनिवर्सिटी फर्जी यूनिवर्सिटी, जिसमें से सर्वाधिक किसमें है? अरे सर्वाधिक अपने राजधानी में है, ठीक है। सर्वाधिक की बात करें कहाँ पे है, तो सर्वाधिक दिल्ली में है, ठीक है। बिहार में एक भी नहीं है। संसद के दोनों सदनों में अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 में पारित किया, इनमें क्या प्रावधान है? संसद के दोनों सदनों में अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन पारित कर दिया गया, इसमें क्या प्रावधान है तो देखेंगे, ठीक है। अंतर सेवा संगठनों में कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अन्य सेवाओं के कर्मियों को अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। विधेयक को 4 अगस्त को लोकसभा को 8 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया। इनमें सभी देशों में सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड बनाने की सभी अड़चनें खत्म हो जाएगी। बिल क्या कहता है? विधायक में अंतर सेवाएं संगठन के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड के सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास जुड़ जाएंगे, ठीक है, ताकि ऐसे संगठनों में सेवारत या फिर उनसे जुड़े कर्मियों के संबंधित निर्णय लिया जा सके। दरअसल वर्तमान में सभी सेना में, ठीक है, नौसेना एयरफोर्स कर्मी अपने अपने फोर्स के अधिकारियों में, ठीक है, शासित होते हैं, ठीक है। ऐसे में थिएटर कमांड बनने पर उनके कमांड को किसी दूसरे फोर्स के जवानों को अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब नया कानून थिएटर कमांड के चीफ को पूरी शक्ति देगा कि अपने अंदर में मौजूद तीनों सेनाओं के कर्मचारियों को मतलब कार्रवाई कर सके। मान लीजिए कोई एयरफोर्स का जवान है ना, तो उस पर अगर चाहेगा तो मतलब कि थल सेना के जवान उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है। थल सेना का कोई व्यक्ति एयरफोर्स पे कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसे में थिएटर कमांड सिस्टम बनाया जाएगा, एक तो सीडीएस के तौर पे बनाया गया है, मतलब जो अधिकारी जो तीनों सेना को जमा, अगर कोई व्यक्ति अगर अनुशासनात्मक कार्य करेगा तो उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। थिएटर कमांड सिस्टम को तीनों सेनाओं को बेहतर तालमेल लाना। जैसे सीडीएस का काम क्या है? सीडीएस भी तो तीनों सेनाओं के बीच में मतलब क्या करता है? तालमेल स्थापित करता है। तीनों सेनाओं की जगह अलग अलग कमांड की बजाय इसमें तीनों सेनाओं के लिए एक कमांडर होता है, एक ज्वाइंट कमांड जो कि थिएटर कमांड कहते हैं। भारत में कितने सर्विस कमांड है? भारत में वर्तमान में, ठीक है, 2 ज्वाइंट सर्विस कमांड। पहला अंडमान एंड निकोबार जिसको एएनसी बोलते हैं, दूसरा की बात करें स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी कहते हैं, ठीक है। थिएटर कमांड सिस्टम के सिद्धांत के आधार पे एएनसी एकमात्र ऐसा कमांड सिस्टम है जो सेना, नौसेना, वायुसेना का संचालन करता है। वर्ष 2001 में स्थापित एएनसी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और इसका नेतृत्व तीनों सेनाओं के अधिकारी बारी बारी से करते हैं, ठीक है। एएनसी दक्षिण पूर्व एशिया और मलक्का जलडमरू के मध्य भारत के रणनीतिक हितों को कवर करता है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की बात करें, एसएफसी भारत की परमाणु शक्ति का ख्याल रखता है और युद्ध में जुड़े क्रियाकलापों का संबंध नहीं रखता, ठीक है। मतलब एसएफसी केवल क्या परमाणु शक्ति, परमाणु संपत्ति का मतलब ख्याल रखता है। हमारा जो परमाणु संपत्ति उसका रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी? एसएफसी का है, ठीक है। युद्ध से जुड़े क्रियाकलापों से इनका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। दुनिया के कौन कौन से देश थिएटर कमांड का पालन करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दुनिया के कई देश में किसी न किसी रूप में थिएटर कमांड सिस्टम का पालन होते रहा। विशेष रूप से अमेरिका थिएटर कमांड सिस्टम लागू करने वाला पहला देश। अगर पूछेगा थिएटर कमांड सिस्टम लागू करने वाला पहला देश कौन? अमेरिका है। रूस के पास 4 थिएटर कमांड है। चीन के पास, ठीक है, चीन के पास 5 पीस टाइम, ठीक है, जियोग्राफिकल कमांड है। चीन का वेस्टर्न कमांड भारतीय सेना से लगे क्षेत्र को कवर करता है। केरल का नाम बदलकर, केरल के विधानसभा राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का मतलब विचार किया है तो क्या बताएंगे? केरलम। क्या? केरलम, ठीक है। अगर आप लगेगा ज्यादा अगर हो रहा है तो बोलिएगा बंद कर दूंगा, ठीक है। क्या नाम रखने का विचार किया है? केरलम रखने का। जब थक जाएंगे तो बोलिएगा, ठीक है। क्या नाम रखा जाएगा? केरलम। देखिए राज्य की विधानसभाओं ने, ठीक है, नाम बदलने का फैसला किया तो वह कर सकती है क्या? हाँ कर सकती है। नहीं कर सकती है, ठीक है। कभी भी नाम वगैरह बदलेगा ना तो उसके लिए संसद आना आएगा, ठीक है।
बिना संसद के सिफारिश से नहीं हो सकता, ठीक है। केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा 9 अगस्त 2023 को पेश किया, इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया। अब नाम बदलने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है, वहां सहमति मिलने के बाद ही राज्य का नाम बदल पाएगा। केंद्र की सहमति नहीं मिलने पर नाम नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। इतना संविधान पढ़ाते फिर भी समझ में नहीं आती है। नाम बदलने के संदर्भ में सीधा सीधा शक्ति केंद्र के पास होता है, ठीक है। कोई राज्य चाहे तो अपना नाम नहीं बदल सकता, नहीं तो ये लोग तो रोज रोज एक नया नाम बदल लेगा, ठीक है। समझ गए? पहले संसद के पास था ना ये अधिकार। हाँ तो केंद्र सरकार बोले तो क्या होगा? जिला का बदलना होगा तो जिला बदलना होगा तो कुछ मामले में राज्य सरकार के पास पावर होता है, लेकिन राज्य का नाम वगैरह ये सब बदलने के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार, ठीक है। नाम बदलने के पीछे तर्क क्या है? क्या नाम दिया? केरल से केरलम करने का क्या नाम, क्या तर्क दे रहा है ये? सुनिए जरा इनका कहना है, मुख्यमंत्री पी विजय ने कहा राज्य की भाषा मलयालम है, इनके अनुसार राज्य के नाम केरलन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से मलयालम बोलने वाले समुदाय के लिए संयुक्त केरल बनाने की आवश्यकता मजबूती से उभरी थी, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है। केरल विधानसभा के केंद्र सरकार ने मांग की कि तत्काल संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य के नाम संशोधित करके केरलम किया जाए, ठीक है। किस आर्टिकल्स में? 3 में। 3 के अनुसार नाम बदलते हैं ना, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं से इसे सम्मिलित किया जाए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में इसे शामिल किया जाए। तो मलयालम शामिल है कि नहीं? 8वीं अनुसूची में मलयालम है कि नहीं? नहीं है। मलयालम मलयालम है। किसने बोला नहीं है? अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी नहीं, राजस्थानी नहीं है, रात वाली इंग्लिश और राजस्थानी नहीं है, ठीक है। रात वाला जो ठंडा पानी नहीं होता उसमें का टंकी का, उससे नहाने का आदेश जारी किया जाता है। जिन्होंने बोला मलयालम नहीं है, ठीक है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया। जैसे 24 भाषा में आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार देते हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी, जैसे 22 भाषाओं को, सॉरी कितना भाषा है इसमें? 22 है ना। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची से प्लस इसमें अंग्रेजी को शामिल किया जाता है, अंग्रेजी और प्लस राजस्थानी को शामिल किया जाता है, ठीक है। तब जाकर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। बिहार उत्तर प्रदेश की एक भाषा को शामिल किया गया, कौन सी? किधर है हमारी भोजपुरी? किधर भुला गई क्या? मैथिली, सॉरी भोजपुरी बोल रहा हूँ, ठीक है। मैथिली, ठीक है। मैथिली को शामिल किया। कब शामिल किया गया मैथिली को? ये 2002 या 3 ऐसे कुछ था, 2002 वाले में बोर्ड मास 3 ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, कुछ बातें और भी कर लेता हूँ संविधान के, ठीक है। संविधान के मूल संविधान जो थे उसमें कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया था? 8 भाषा 14 भाषा ठीक है। 14 भाषा था, ठीक है। उसके बाद पहला संविधान संशोधन किया गया 1967 में किया गया। 21वां नंबर का संविधान संशोधन था, इसमें सिंधी को शामिल कर दिया गया, 21वां, ठीक है। जो कि 15वां भाषा के तौर पर सिंधी था। चलिए ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य क्षेत्र सीमाओं नामों के परिवर्तन से संबंधित है। संसद को विशेष शक्ति प्रदान दी गई है इनमें, जिनका इस्तेमाल करके किसी राज्य के क्षेत्र का अलग अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके नया राज्य बनाया जा सकता है। राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, क्षेत्रफल कम करना, राज्य की सीमा बदलना, नाम बदलना, सबके सब अनुच्छेद 3 के तहत ही संसद को अधिकार दिया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखेंगे चुनाव आयुक्त की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रख लीजिए, ठीक है। VVI है, एग्जाम में तो आएगा ही तो आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चुनाव आयुक्त की चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर किसे शामिल कर दिया गया? तो भाई साहब यहाँ पे बड़ा विवाद हो गया। PM के द्वारा कैबिनेट नामित मंत्री को शामिल कर दिया गया है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा नाराज है। राज्यसभा में हुए विधायक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन का अधिकार इनमें से किस कमेटी को देने का प्रावधान है? तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। PM लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और PM द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, ठीक है। तो चुनाव आयुक्त जो बनेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे, इसका निर्णय कौन लेगा? PM साहब लेंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष लेंगे, ठीक है, या फिर PM के द्वारा मतलब कैबिनेट मंत्री लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या? लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष अगर नहीं है तो सबसे बड़ा जो लोकसभा में जो पार्टी होगा, ठीक है, सबसे बड़ा लोकसभा में पार्टी होगा, विपक्ष का पार्टी जो सबसे बड़ा होगा ना, उसके नेता को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। PM, ठीक है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और PM के द्वारा कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे इसमें, ठीक है। ध्यान में रखना है। किसे हटा दिया गया?
किसे हटा दिया गया? तब मुख्य चुनाव, सॉरी क्या नाम है, सीजीआई को हटा दिया। किसे हटा दिया गया? सीजीआई को हटा दिया गया। केंद्र सरकार ने 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया। ठीक है, इसके जरिए एक समिति की स्थापना और प्रावधान है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री शामिल हो गए। ठीक है, संविधान की नियुक्ति का क्या प्रावधान है? संविधान का अनुच्छेद 324 का 2 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा कानून के आधार पर ही मतलब क्या जानी जानी चाहिए। फिर भी इस संबंध में संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को खारिज करेगा यह बिल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ये बिल ने खारिज कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2023 में अपने फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार से छीन लिया था। ठीक है, ध्यान, केंद्र सरकार से छीन लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आम नाम सुझाने का काम प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी को दिया था। किसे दिया था? मतलब कौन देश का मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, इसके लिए मतलब नाम सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो हम सुप्रीम कोर्ट है, हमको तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो फिक्स, हम तो रहेंगे। ठीक है, उसका बोला प्रधानमंत्री को भी रख लो और नेता प्रतिपक्ष को भी रख लो। लेकिन यहाँ पे मतलब केंद्र सरकार ने चालाकी किया। केंद्र सरकार ने बोला अच्छा ऐसा बात है, तुम ही को सबसे पहले हटाएंगे, इसके जगह हम किसे रखेंगे? तो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किसी कैबिनेट मंत्री को रखेंगे। ठीक है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लेकर कोई कानून नहीं बना लेते। ठीक है, अभी कोई कानून नहीं है, इसलिए एक संगठन बनाया गया था, इस तरीके से चुनाव आयुक्त की मतलब नियुक्ति होनी थी। उस वक्त फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, ताकतवर के सामने कमजोर घुटने वाले व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या कहा था कोर्ट ने? क्या टिप्पणी की थी? ताकतवर के सामने कमजोर घुटने वाले व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयुक्त कैसा होना चाहिए? तो चुनाव आयुक्त एक ताकतवर व्यक्ति होना, कैसा होना चाहिए? एक चुनाव आयुक्त था जिससे सब डरता था। क्या नाम था उसका? टीएन शेषन। नाम सुना है आप लोगों ने? जैसे कहते हैं ना, जब रात में जब बच्चा जो रोता है तो बोलता है सो जा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगी, उसी तरह से गब्बर नाम से जाने जाते थे। ठीक है, कोई भी भ्रष्ट नेता जब होता था सो जा नहीं तो टीएन शेषन आ जाएगा। ठीक है, इतना इनका मतलब वो होता था, इतना इनका रुतबा था टीएन शेषन का। ठीक है, टीएन शेषन को रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, बिहार में जंगल राज 1990 के दशक में जो खुद जो मतलब धांधली होता था, चुनाव में बुट लूटी जो होता था, उसको समाप्त किसने किया? टीएन शेषन ने किया। टीएन शेषन कहते थे नेताओं का ईगो को मैं नाश्ता करता हूँ। ठीक है, नेताओं का ईगो को मैं नाश्ता करता हूँ। ठीक है, अडवाणी जी को बोलने से रोक दिया था। ठीक है, बहुत सारा पावर था टीएन शेषन के पास। तो टीएन शेषन जो थे बहुत अच्छे चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे क्या थे, बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत वेल मेंटेन थे। और उन्होंने ही मतलब चुनाव आयोग का मतलब अन्य चुनाव आयोग जो होता है ना, अन्य होते हैं ना, 1+ कितना होता है? 1+2 या 3? अन्य चुनाव आयोग कितने होते हैं? 3 है कि 2 है? 3 है। 1+2 है। ठीक है, 2 है। 1+2 टोटल 3 होता है। टोटल 3 होता है। वहां पे जाकर आरबीआई में जाएंगे ना तो वहां पे 1+3 होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इन्हीं के समय से 2 को जो संख्या जो बढ़ा गया था ना, इन्हीं के समय से बढ़ा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहले एक ही हुआ करता था। अब बिहार के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातिगत, तो सिंपल प्रश्न है, केंद्र सरकार के पास चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं था, किसी प्रकार का नियम नहीं था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ऐसा करो, हमको रख लो, प्रधानमंत्री को रख लो, और यहाँ पे क्या करो, विपक्ष का नेता को रख लो। लेकिन सरकार ने कानून बना दिया, बोला सबसे पहले तुम्हें बाहर निकालेंगे। विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री तो रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह पे कौन आएंगे? उसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित जो कैबिनेट, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो नामित जो कैबिनेट मंत्री होगा वो आएगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है कैबिनेट मंत्री, लेकिन ध्यान में रखे कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा कर दी है? आंध्र प्रदेश से करवा लिया है शायद। क्या नहीं सर, राजस्थान में भी किया था। घोषणा की, दूसरा आंध्र राजस्थान ये नहीं कह रहा उसे सक्सेसफुल करवाया कि नहीं, घोषणा किया है। राजस्थान घोषणा किया था, हम भी करवाएंगे। अशोक गहलोत की सरकार ने किया था घोषणा। हाँ, राजस्थान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे तत्कालीन सीएम। ठीक है, अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा 2 अगस्त 2023 में की। साथ ही ओबीसी आरक्षण 21% बढ़ाकर 27% करने की बात भी कही। राजस्थान में अभी एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21%, ईडब्ल्यूएस को 10%, एमबीसी को मतलब 5% आरक्षण। एमबीसी क्या होता है भाई? माइनॉरिटी वाला है क्या? जातिगत आरक्षण पर विधानसभा में संकल्प पारित कर चुकी है सरकार। ठीक है, विधानसभा पिछले दिनों सरकार के जातिगत जनगणना को लेकर संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भिजवाया था।
इस संकल्प को केंद्र सरकार ने जाति का जनगणना करवाने और पुराने आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। किन राज्यों में जाति की जनगणना हुई है? ठीक है, बिहार में जाति जनगणना चल रही अकॉर्डिंग टू उस समय की डाटा के अनुसार। इससे पहले राज्य स्तर पर कर्नाटक ने बस 2015 में ऐसा किया था, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। 2011 में भी, ठीक है, केंद्र सरकार ने जब जनगणना करवाया था तो उस समय भी हुए थे, ठीक है, लेकिन उसके भी आंकड़े जारी नहीं किए गए। ठीक है, देश में सबसे पहला जातिगत जनगणना की बात कब हुआ था? 1931 में हुए थे, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। ठीक है, अब चलेंगे क्या निकल कर आता है। हाँ, किस हिंसाग्रस्त राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स और सैनिकों के खिलाफ अगस्त 2023 में एफआईआर दर्ज की? ठीक है, तो किस हिंसाग्रस्त राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स और सैनिकों के खिलाफ, ठीक है, एफआईआर दर्ज की? तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर जातीय हिंसा 3 मई को शुरू हो गई थी, जो लगातार जारी है। इस हिंसा के बीच राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के बीच जमीनी स्तर पर हो रहे मतभेद और तनाव खुलकर सामने आया है। ठीक है, विशेषज्ञों का कहना है कि मणिपुर जातीय हिंसा में असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस शुरू से टकराव है। ठीक है, मणिपुर पुलिस का झुकाव मतई समुदाय की ओर है, जो कि मतई समुदाय वहां पे क्या बहुसंख्यक है, जबकि ज्यादातर असम राइफल्स की बटालियन लंबे समय से पहाड़ों पर तैनात है, इसलिए उनका कुकी समुदाय से जुड़ा, मतलब उनका जुड़ाव रहा है। ठीक है, दोनों ने अपना अपना एक पक्ष लिया है। ठीक है, एक राज्य सरकार और मतलब असम राइफल, जो की बात करेंगे क्या है, क्या होता है ये, केंद्र सरकार के अधीन काम करते, दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद देखने को मिला है। किस मामले में एफआईआर हुआ था अगस्त 2023 में? ठीक है, मणिपुर पुलिस ने असम राइफल के सैनिकों के खिलाफ काम में बाधा डालने, चोट पहुंचाने, धमकी देना, गलत तरीके से रोकने के धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज किया। ठीक है, असम राइफल की 9वीं बटालियन सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ, ठीक है, एफआईआर बिष्णुपुर जिले के, ठीक है, होइगा कचाओ इकाई पुलिस थाने में दर्ज की गई। हालांकि असम राइफल्स की भूमिका पर उठे सवालों को भारतीय सेना ने खंडन किया है। असम राइफल्स के बारे में जान लेते, ये एक अर्धसैनिक बल है। ठीक है, हमारे यहाँ सैनिक बल क्या होता है, हमारे यहाँ सैनिक क्या है, हमारे यहाँ सैनिक की बात करेंगे एयरफोर्स है, नेवी है। ठीक है, बात करेंगे क्या है, इंडियन आर्मी, ये सब सैनिक में आते हैं। बहुत सारे अर्धसैनिक बल के अंतर्गत भी आते हैं। तो असम राइफल्स की बात करेंगे, अर्धसैनिक बल है, ये भारतीय सेना के ऑपरेशन नियंत्रण के तहत काम करता है। ये फोर्स मुख्य रूप से भारत, म्यांमार, ठीक है, पूर्वोत्तर अशांत इलाकों पर तैनात है। इसलिए असम राइफल्स को क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रहरी बोलते हैं या फिर डाकू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्कुल, इनको प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा पे और पूर्वोत्तर अशांत इलाकों पे तैनात है। इनका प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय, जितना भी अर्धसैनिक बल आएगा ना, सबको नियंत्रण कौन सी करेगी, रक्षा मंत्रालय करेगा या फिर गृह मंत्रालय करेगा, क्या बताएंगे? बिल्कुल, सबका नियंत्रण की बात करेंगे, सबका नियंत्रण आपको गृह मंत्रालय ही करेगा। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन कंट्रोल किसके पास होता है? ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के पास होता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की? बहुत पुरानी है असम राइफल्स। कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1835 में इसकी स्थापना थी। 2 युद्धों में इसने बहुत भूमिका निभाई है। ठीक है, तब इसने 2 विश्व युद्ध में भी लड़ चुकी है। ठीक है, 2 विश्व युद्ध 1914 और 1939 वाले विश्व युद्ध में ये लड़ चुकी है। 1962 के भारत चीन युद्ध में भी लड़ाई लड़ी। इनका उपयोग पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के खिलाफ उग्रवाद विरोधी दल के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो असम राइफल्स को किसका प्रहरी बोलते थे? पूर्वोत्तर राज्यों का प्रहरी बोलते हैं। स्थापना 1835 हुई थी। एक्सपीरियंस और तजुर्बा की बात के 2 विश्व युद्ध में लड़ा। ठीक है, 2 विश्व युद्ध में, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से इसने लड़ा है। और 1962 में इसकी क्या हुई थी? 1962 में भारत चीन युद्ध जो हुआ था, उसमें भी इसने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे सेना ने क्या कहा है। संयुक्त तंत्र के जरिए जमीनी, इंडियन आर्मी का कहना है कि जमीनी हालात की जटिल प्रकृति की वजह से विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच सामरिक स्तर पर कभी कभी मतभेद हो जाते हैं। इसका निपटारा की बात करेंगे, तुरंत कर लिया जाता है। असम राइफल के हिंसा के रोकने के लिए कुटी और मेथी क्षेत्रों के बीच, ठीक है, बनाए गए बफर जोन को सुनिश्चित करने के लिए कमांड मुख्यालय द्वारा, ठीक है, एक नए कार्य अंजाम दिए। बफर जोन क्या होता है? दोनों के बीच का मतलब ऐसा सीमा रेखा है जो कि दोनों में कोई नहीं प्रवेश कर सकता, उसको बफर जोन बोलते हैं। संसद के दोनों सदनों में दिल्ली सर्विस बिल 2023 पारित की। ये भी आपका बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली सर्विस बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेंस का भी प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, दिल्ली सर्विस बिल क्या था? तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस ऑथोरिटी का गठन किया गया। या फिर दिल्ली में बात करेंगे तो नौकरशाही पर नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास होगा। दिल्ली राज्य का दर्जा नहीं, तो क्या था? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस ऑथोरिटी। अब ठीक है, दिल्ली जाहिर सी बात है कि राज्य है, राज्य को कौन चलाता है? सिविल सर्विस अधिकारी ही तो चलाता है। बिहार सरकार को नीतीश कुमार थोड़ी चलाते हैं, नीतीश कुमार आदेश जारी करते हैं। प्रशासन में नियंत्रण से लेकर सारा एडमिनिस्ट्रेशनल पावर किसके पास? IAS IPS के पावर होता है, राज्य का मुख्य तो वही चलाते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली के नेशनल कैपिटल सर्विस ऑथोरिटी का यहाँ पे गठन किया। क्या था इसमें? तो दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित हो जाएंगे, उपराज्यपाल का अधिकार और बढ़ जाएंगे। अब दिल्ली के जो IAS है, ठीक है, दिल्ली के जो IAS है, या फिर मान लेते हैं IPS, सिविल सर्विस में तो IPS नहीं आता, लेकिन मान लो IAS ही, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे?
ये दिल्ली सरकार के प्रति होंगे या फिर उपराज्यपाल के प्रति, ठीक है, ये मैटर करता था, ठीक है। तो इस बिल के नेशनल, क्योंकि उपराज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त है और दिल्ली की जो सरकार है वहां के जनता के द्वारा चयनित है। तो ये आईएएस अधिकारी जो होंगे जनता के द्वारा चयनित सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे, या फिर उपराज्यपाल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसको लेकर मतलब एक बिल आया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली के जितने भी मतलब जो सर्विस अथॉरिटी, सिविल सर्विस अथॉरिटी जो होंगे वो सबके सब राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे। केंद्र सरकार को ये बात पता चला, उसके दिमाग घूम गया, उसने मतलब एक बिल पास कर दिया, नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया और आईएएस अधिकारी को किसके प्रति उत्तरदायी बता दिया गया, उपराज्यपाल के प्रति उत्तरदायी किया बता देगा। दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री जाके आईएएस को धमकाएगा, मानेगा बात, बोलेगा हम तुम्हारे प्रति रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, ठीक है। यही है, इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल्स में। इस बिल से नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी बनेगी और इसी के पास नौकरशाही की पोस्टिंग और तबादले का अधिकार होगा। फैसला बहुमत से लिया गया, मुख्य सचिव और गृह सचिव दोनों केंद्र के अधिकारी होंगे। ऐसे में डर बना रहेगा कि बहुमत से फैसले की स्थिति में दोनों केंद्र की बात सुनेंगे, समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, मतलब गृह सचिव, ठीक है, और मतलब गृह सचिव के अलावा मतलब क्या, मुख्य सचिव, जो कि मुख्य सचिव सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है। राज्य सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मुख्य सचिव होता है, सबसे बड़ा आईएएस का पद होता है, ठीक है। सबसे बड़ा आईएएस का पद राज्य में मुख्य सचिव का होता है, जो चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। और केंद्र में सबसे बड़ा आईएएस का पद जो होता है उसको बोलते क्या बोलते हैं, कैबिनेट सचिव कहते हैं, ठीक है। इससे बड़ा कोई आईएएस का पद नहीं होता, और कैबिनेट सचिव से बड़ा कोई भी पद नहीं होगा, और राज्य में मुख्य सचिव के से बड़ा कोई भी पद नहीं होता है, ठीक है। कमेटी के फैसले के बाद आखिरी मुहर मतलब उपराज्यपाल की लगानी होगी। ऐसे में एक चुनी हुई सरकार के अधिकार जाहिर तौर पे कम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब चुनी हुई सरकार का इसमें किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। संसद खान और खनिज, ठीक है, संसद ने खान और खनिज विकास विनिमय संशोधन 2023 पारित किया। इसमें क्या प्रावधान होगा, तो इसमें प्रावधान होगा 12 परमाणु खनिजों की सूची में 6 को हटाया गया। निजी क्षेत्र को खनिज खोज का लाइसेंस की नीलामी की जाएगी। जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। सारे के सारे प्रावधान इसमें शामिल थे, ठीक है। क्या थे तो देखेंगे यहाँ पे, इस विधेयक के जरिए पुराने कानून खान और खनिज विनिमय अधिनियम 1957 में था, उसी में संशोधन किया गया, ठीक है। सरकार खनिज की खोज के काम के लिए निजी कंपनियों को हिस्सेदारी देना चाहती है, मतलब निजी कंपनियां जो थी वो भी अब खनिज के खोज में मतलब क्या करते थे, हिस्सेदारी अपना वो कर सकती है। खान और खनिज विकास विनियम संशोधन विधेयक 2023 के जरिए किन किन खनिजों का परमाणु खनिज के लिस्ट से हटाने का प्रावधान किया, तो उपरोक्त सभी, लिथियम नहीं होगा, बेरिलियम नहीं होगा, टाइटेनियम नहीं होगा, नियोबियम नहीं होगा, टैटलम नहीं होगा, जिरकोनियम नहीं होगा। ये सारे के सारे पहले परमाणु खनिज में इनको शामिल किए गए थे, ठीक है। तो परमाणु खनिज में जब इनको शामिल किए गए थे, अब इनको परमाणु खनिज से हटा दिया गया, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि इनका उपयोग तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह में भी इनका प्रयोग होता है ना। तो लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, ठीक है, नियोबियम, टैटलम, जिरकोनियम, ठीक है, इनका उपयोग, इनको परमाणु खनिज का जो दर्जा जो मिला हुआ इनसे हटा दिया। टैटलम की बात करेंगे, चर्चा में था अभी, पंजाब के किस नदी में टैटलम मिला है, किस नदी में मिला टैटलम, सतलज। सतलज में मिला है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इनका उपयोग अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, प्रौद्योगिकी, संचार, ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक बैटरी, इन सब में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब कल था एग्जाम में, कल एग्जाम में था, बताइए, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में तो ये सीधे पानी सतलज वाला बोला ना, ये आपका बीपीएससी में पूछ सकता है किस किस को हटा दिया गया, ठीक है, ध्यान धातु पूछा था, बिल्कुल पूछेगा, यही से पूछता है। परमाणु खनिज के लिस्ट से 6 खनिजों को हटाने से इसमें निजी भागीदारी को मौका मिलेगा, क्योंकि परमाणु खनिज पे पूरी तरीके से किसका कंट्रोल है, केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। अब इसमें निजी खनिजों को भी मतलब क्या, निजी भागीदारों को भी मौका मिलेगा। सरकार चाहती है खासतौर पर लिथियम का खनन और उत्पादन का काम निजी कंपनियों को मिले। भारत में जम्मू कश्मीर लिथियम का बड़ा भंडार मिल चुका है। सरकार का मानना है कि भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर, ठीक है, संचालित आधारित होगी, क्योंकि लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ जमीनी तत्वों जैसे खनिजों पर निर्भर होंगे। ऊर्जा परिवर्तन और वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्धता को देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों की कदम पे बढ़ रहा है। हम लोग को कार्बन आधारित खनिजों से हमको शिफ्ट होकर हम लोग को कैसे खनिज पे जाना है, वैसे खनिजों पे जाना है, जो कि मतलब हमको भारत को 2070 तक, ठीक है, जीरो न्यूट्रल कार्बन बनने का लक्ष्य मतलब प्रदान करेगा, ठीक है। हम लोगों ने 2070 तक लक्ष्य रखा है, जबकि विश्व का लक्ष्य की बात करेंगे तो 2050 तक है, ठीक है, जीरो कार्बन न्यूट्रल बनने का, ठीक है। चाइना का लक्ष्य की बात करेंगे 2060 तक रखा है, ठीक है। हमने कब तक रखा, 2007 तक रखा है। हमारा मुंबई शहर की बात करेंगे तो मुंबई शहर ने 2030 तक रखा है, 30, ठीक है, सॉरी 50, रेलवे 30, रेलवे 30, रेलवे ने 30 तक रखा है, ठीक है।
बिहार वाला ही गलत डाटा भी दिया। 2024 तो हो गया तो सब कुछ हो जाना बिहार चाहिए। ठीक है, 2040 बीपीएससी में भी रखा है गलती सर। पूछा था 40 तक रखा है सर। एग्जाम में। क्या 24 पूछा था ना, जो हटाना पड़ा उसको क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था ना? जी सर। हम लोग उसका क्या आंसर मार के आए थे 2050 की कुछ साल, सबसे सबसे जो दूर का ऑप्शन था ना सो मारे थे। ठीक है, बाद में गलती कर लिया था। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके लोकसभा सचिवालय को संसद के तौर पर राहुल गांधी की योग्यता रद्द कर दी है? 102। 102 का प्रयोग किया गया। कितने साल का सजा आपको अगर हो जाएगा तो भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव आप नहीं लड़ सकते हो? 2 साल। बिल्कुल, 2 वर्ष का अगर सजा हो 2 जाता तो आप नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, 2 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह अनुच्छेद संविधान के पार्ट 5 के अंतर्गत आता है। लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी के मामले को संविधान का अनुच्छेद 201 के ई का इस्तेमाल किया। संविधान ने इस अनुच्छेद के तहत जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 को अयोग्य और 7 अगस्त 2023 को योग्य घोषित किया। ठीक है, तो 24 मार्च 2023 को, ठीक है, ये अयोग्य हो जाते हैं, फिर जाके 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 2023 को योग्य घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आने के बाद लोकसभा सचिवालय के अयोग्य होने की पुरानी स्थिति से योग्य ठहराने का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद फिर से वह सांसद बन गए। चलिए, झारखंड का पेपर लीक हुआ है, इसी प्रश्न से आज इस प्रश्न को इन करेंगे। झारखंड विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षा पे पेपर लीक कराने में कितना जुर्माना और कैद की सजा का प्रावधान किया था भाई साहब? यहाँ पे 10 जुर्माना की बात करेंगे। ठीक है, 2 करोड़ से 10 करोड़ का जुर्माना उम्र का, मतलब कम से कम 2 करोड़ तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रात किसी का 2 करोड़ गया होगा, मतलब नहीं कल किसी को 2 करोड़ मतलब जाएगा कल, मतलब किसी ने पेपर तो लीक करवाया है ना, मतलब 2 करोड़ से 10 करोड़ जुर्माना और उम्र कैद की सजा हो सकती है। विधेयक का नाम क्या है? झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों का रोकथाम और निवारण विधेयक 2023। इस विधेयक की राज्यपाल को से मंजूरी गजट प्रकाशन के बाद लागू हो जाएगा। ठीक है, पहली बार नकल करने वाले अभ्यर्थी को 1 साल की मतलब पहली बार जो, ठीक है, नकल करने वाले अभ्यर्थी को, ठीक है, 1 साल की कैद अब 5 लाख रुपया लगेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम। दूसरी बार ऐसा करेंगे ना 3 साल का कैद होगा आपको। ठीक है, 10 साल रुपया का जुर्माना लगेगा। पेपर लीक करने पर क्या प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग संस्था में अनुबंधित पेपर लीक करने के दोषी पाया जाता तो उसे आजीवन कारावास होगा, 10 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, जुर्माना न भरने पर सजा की अवधि 3 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, किन परीक्षाओं के दायरे में होगा? तो झारखंड लोकसभा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जिसका कल पेपर लीक हुआ, ठीक है, भारतीय एजेंसियों द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा, राज्य सरकार के लोक उपक्रम द्वारा आयोजित परीक्षा, निगम और निकायों के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, सबको इसमें कवर किया गया। परीक्षार्थियों के अतिरिक्त परीक्षा प्रक्रिया में शामिल एजेंसियां सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने की, परीक्षा गोपनीयता भंग करने और जानकारी सार्वजनिक करने वाले पे ये सजा काम करेगी। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा? मुख्यमंत्री उसके लिए भी ये लागू होगा ना? कल पेपर आप पेपर लीक करवाई थी कल वाला? मैं नहीं करवाई हूँ, मैं क्यों करवाऊंगी? अच्छा, तो बिहार के किया है सर? नहीं, झारखंड की बात कर रही हूँ। कल जो पेपर रद्द हो गया ना, झारखंड चयन आयोग वाला जो था। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी ये अप्लाई होगा ना? मतलब बिल्कुल अप्लाई होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार युवाओं का भविष्य को सुरक्षित करना चाह रही, इसलिए ऐसे कानून की जरूरत थी। उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों में ऐसा कानून है, इससे छात्रों को नहीं, संस्थाओं और एजेंसियों को भी भय होना चाहिए। भाई साहब, चोरी चमारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या आज तक यहीं पे सीमित है कि और पढ़ना है? मन लग रहा है तो और करवा देंगे, बताइए। नहीं सर, रहने दीजिए। सर हेलो सर, आप जो तभी वो बताए थे ना आपसा वाला, कौन थी महिला, तो उसका नाम मुझे था क्या? इरोम चानो शर्मिला? हाँ बिल्कुल, ये इरोम सार्लिम। ठीक है, इरोम सार्लिम नाम था उसका। उसके भाई का मतलब आपसा कानून के तहत उसको गोली मारकर हत्या की गई थी।